नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अपूर्वानंद। सर, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्ड्री चर्चा में। नमस्कार अतुल। इसके अलावा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं अर्शी कुरैशी। अर्शी स्वतंत्र पत्रकार हैं। अर्शी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। थैंक यू। हाय। और साथ में हमारे अपने न्यूज लॉन्ड्री के साथी मेघनाद हैं। मेघनाद हमारे एसोसिएट एडिटर। मेघनाद, आपका भी स्वागत। नमस्ते। चर्चा में आज हमारे साथ जो विषय हैं जिन पर बात होनी है, जो इस हफ्ते की सुर्खियां हैं, मैं चाहूँगा मेघनाद सबसे पहले हमारे जो श्रोता हैं उनको सुर्खियों के बारे में एक बार जानकारी दे दें, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हुई। हमारी जो चर्चा का मुख्य बिंदु रहने वाला है वो पिछले हफ्ते रामनवमी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारी सांप्रदायिक उन्माद की घटनाएं सामने आई हैं, टकराव की घटनाएं सामने आई हैं, और भी राजनीतिक स्तर पर कई सारे घटनाक्रम हुए हैं जिसमें एक समुदाय को टारगेट करने की, निशाना बनाने की जो एक परिपाटी लंबे समय से चल रही है, पिछले 7-8 साल हो गए हैं, उसमें एक तेज़ी देखने को मिली है। तो इन घटनाओं के मूल में थोड़ा सा इनकी जो एक नया सामान्य सा बनता जा रहा है हमारे बीच में, उसके ऊपर हम विस्तार से कोशिश करेंगे बात करने की। पहले मैं चाहूँगा मेघनाथ, आप हमारे श्रोताओं को जो सुर्खियाँ हैं, जो हफ्ते की हेडलाइंस हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। हेडलाइंस पढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स भी है। सब्सक्राइबर्स के लिए लेटर्स भेजने के लिए एक नया पेज हमने शुरू किया है, आपको पता ही होगा। newslaundry.com/podcast-letters पर जाइए और आप हमें लेटर्स लिख सकते हैं। आपको अगर हमारे चर्चा पे कुछ कमेंट करना होगा या फिर न्यूज़ लॉन्ड्री पे कुछ कमेंट करना होगा तो फिर आप ज़रूर हमको लिखिए। आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं podcast@newslaundry.com पर, और ईमेल में आप सब्जेक्ट में बस एनएल चर्चा लिख दीजिए तो वो लेटर हमारे पास आ जाएगा। और एक जगह आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हम अवेलेबल रहते हैं, हम चेक करते हैं, और आप अगर कुछ भी क्रिटिसिज्म देना होगा, सजेशन देना होगा तो वहाँ से कर सकते हो। हेडलाइंस की तरफ मुड़ते हैं। सबसे बड़ी खबर कम्युनल क्लैशेस के बारे में है, जिस पे हम चर्चा भी करेंगे। 7 स्टेट से खबर आ रही है कि रामनवमी के अवसर पर हिंदू मॉब्स थोड़े से पगला गए और उन्होंने कम्युनल क्लैशेस को मतलब काफ़ी जुलूस निकाले, पत्थरबाजी हुई, गाली गलौज हुई, मुस्लिम्स के खिलाफ काफ़ी चीज़ें कही गई। कुछ स्टेट्स में ये भी देखा गया कि पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। एक जगह पे ये भी देखा गया कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो इंसिडेंट हुई उसमें ये देखा गया कि जो पत्थर फेंकने वाले थे अलिजेडली, उनके घर भी तोड़े गए। तो ये इस पर हम और भी चर्चा करेंगे, उस पर और भी डिटेल्स मिलेंगे आपको इस चर्चा में। दिल्ली से एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक खबर आ रही है। द्वारका में एक फार्म हाउस में एक ग्रुप 15-20 लोगों का घुस गया और उन्होंने 6 लोगों की पिटाई कर दी और एक आदमी की वहाँ पर मौत भी हो गई। वहाँ पर पुलिस पहुँचे और उन्होंने कोई FIR नहीं दर्ज किया है जिन्होंने असॉल्ट किया उन पर, लेकिन जो लोगों को मारा उनको काउ स्लॉटर के अपराध में उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोई भी एंटी मुस्लिम हेट स्पीच हिंदू युवा वाहिनी ने दिल्ली के इवेंट में दिया नहीं गया था पिछले दिसंबर में। ये एक याचिका की हियरिंग हो रही है जहां पर कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया है कि धर्म संसद जो हुई थी दिल्ली में, वो जहां पर सुरेश चौहान के जैसे लोग भी प्रेजेंट थे, वो वीडियोस के बेसिस पे एक याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि वो एक कम्युनल हेट्रेड स्प्रेड करने की इंटेंशन से की गई थी। तो दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और इसका कोई एविडेंस नहीं है। RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा कि अखंड भारत मिलेगा अगले 20 से 25 साल के बीच में मिलेगा, और उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया है कि ऐसे होने वाला है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रेसिडेंट स्वामी रविंद्र पुरी का ये प्रेडिक्शन है और मोहन भागवत ने इनको एक एंडोर्समेंट टाइप दे दिया है।
सीएनजी के प्राइसेस फिर से बढ़ गए हैं 2.5 रुपये से 5वीं बार ये प्राइस राइज हुआ है। आपको तो पता ही होगा कि पेट्रोल का भी प्राइस काफ़ी बढ़ गया है। अब सीएनजी दिल्ली में 71 रुपये 60 पैसे में बिकने लगेगा। महाराष्ट्र में एक अनोखा प्रोटेस्ट दिखाई दिया। सोलापुर में 1 रुपये में पेट्रोल बेच रहे थे। ये एक बहुत ही अजीब खबर है क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी है, तो शायद प्रोटेस्ट करने के लिए 1 रुपये में फ्री में बांटने जैसी हो गया। पर चलो ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका है प्रोटेस्ट करने का। प्रधानमंत्री ने एक प्रधानमंत्री संग्रहालय 14 अप्रैल को इनॉग्रेट किया। वहाँ पर उन्होंने पिछले जो भी पूर्व प्रधानमंत्री है उनके स्टोरीज़ वो म्यूज़ियम में दिखाए जाएंगे, उनके पर्सनल आइटम्स, उनके स्पीचेस, सब कुछ दिखाई देगा। एक इंटरैक्टिव म्यूज़ियम है वो। और वहाँ पर बार बार हर न्यूज़ आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि आइडियोलॉजी को और पार्टी को देखकर ऐसे संग्रहालय नहीं बनाया गया, क्योंकि सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने भारत को कंट्रीब्यूशन दिया है। और मेरा कहना इस पर यह है कि इलेक्शन के टाइम पे तो नेहरू जी 70 साल में कुछ नहीं करते, लेकिन बाकी के टाइम पे उन्होंने काम किया है। झारखंड से एक खबर आ रही है कि एक कम्युनली सेंसिटिव वीडियो को वायरल करने के लिए लोगों को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, अरेस्ट नहीं किया है। वो वीडियोस में लोग तलवार उठा के गाली देते हुए, सैफरन फ्लैग्स लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं मुस्लिम्स के खिलाफ। फ़िलहाल कौन है वो लोग, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन जो वायरल कर रहे हैं वो वीडियो को, जो शेयर किया है, उनको अभी डिटेन किया गया और उनसे अभी तहकीकात चालू है। पिछले बार हमने पाकिस्तान की क्राइसिस पर बात किया था, तो उसका नतीजा आ चुका है। इमरान खान हार गए हैं। 174 एमपीज़ ने उनके खिलाफ वोट किया है पार्लियामेंट में नो ट्रस्ट मोशन पे, और शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। पिछला हफ्ता जो रहा, इसमें कई सारी घटनाएं हुई हैं। मसलन मध्य प्रदेश के कई इलाकों से सांप्रदायिक उन्माद की घटनाएं सामने आई, और एक पैटर्न के तौर पर अगर हम देखें तो एक चीज़ देखने में आई कि और ये पिछले 3-4 सालों का एक नया फिनोमेना है कि रामनवमी का जो अवसर है, रामनवमी का जो मौका है, वो एक तरह से उन्माद को या राजनीतिक जो एक मैं कहूँ कि एक किस्म का प्रयोग चल रहा है, और रामनवमी का मौका उसके लिए बहुत मुफीद मौके के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बंगाल के चुनावों से पहले भी अगर लोगों को याद हो तो रामनवमी के दौरान बिहार और बंगाल और उड़ीसा के बड़े इलाकों में हुआ था इस तरह का। मुझे कभी याद नहीं आता कि रामनवमी पर इस तरह के कभी हमारे यहाँ कोई इस तरह की शोभा यात्राएँ निकालने और जुलूस निकालने की कोई परंपरा रही हो। रामनवमी इस तरह से नहीं, लेकिन ये पिछले 5-7 सालों में एक नए तरीके से मनाने का वो चलन शुरू हुआ है। इसके पीछे एक अगर हम राजनीतिक डिज़ाइन भी देखें तो समझ में आता है, क्योंकि उसके बाद घटनाएं जिस रूप में सामने आई हैं उसमें दंगे फसाद हुए हैं। दंगों फसाद के दौरान जो चेहरा प्रशासन का सामने आया है, जो पुलिस का रवैया सामने आया है, जो लोगों का रवैया सामने आया है, उसमें और साथ में जो सोशल मीडिया में है उसमें कुछ चुनिंदा घटनाओं को बढ़ाने की या प्रसारित करने की या फैलाने की एक पूरी प्रवृत्ति, तो एक पूरा ओवरऑल डिज़ाइन दिखता है कि लोग दूसरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय के मस्जिदों के सामने, उनकी कॉलोनियों के सामने जाकर और बहुत प्रोवोकेटिव नारे लगाते हुए दिखते हैं। और उसके बाद इसको इस तरह से जोड़ा जाता है कि हम तो अपना त्यौहार मना रहे हैं या हम अपना, जबकि इस चीज़ को बहुत दूसरे तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है। और उसके बाद 1000, 500, 700 इस तरह के घटनाएं पूरे जुलूस या इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि हर आदमी एक तरीके से उन चीज़ों को नहीं देखता है। कहीं पथराव हुई, कहीं घटनाएं हुई, कहीं और हमले हुए, प्रतिक्रियाएं हुई, उसको फिर इस तरह से दिखाया जाता है कि एक समुदाय दूसरे के त्योहारों में हस्तक्षेप कर रहा है। या ये मैं हमारे साथ प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं, आप लगातार इस सब मामलों पर आपने कलम से लेखनी भी आपने चलती रही है, आपने इस मामले को समझने की भी कोशिश की है जो हमारे देश में सांप्रदायिकता का रूप है। 7-8 सालों में इसने एक नया आकार लिया है, या फिर ये पहले से जो चली आ रही है उसी का लक्षण है, इसमें कोई और चीज़ें जुड़ी हैं, नया कोई आयाम जुड़ा है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ी है। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? शुक्रिया अतुल, आपने जो चिंता व्यक्त की है वो बिल्कुल जायज़ है, और ख़ासकर पिछले 10 दिनों में जो दिखलाई पड़ा पूरे देश में, उससे किसी को भी फ़िक्र होनी चाहिए। लेकिन वो फ़िक्र
यह नहीं है कि रामनवमी के मौके पर अलग अलग जगह उग्र जुलूस निकले। ऐसे जुलूस हमने पहले भी देखे हैं। फ़िक्र की बात यह है कि पूरे देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। यानी रामनवमी के जुलूसों के समय जो प्रशासन था वह क्या कर रहा था और पुलिस थी वह क्या कर रही थी, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और यह हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए कि देश से कानून के राज का ख़त्म हो जाना। दो चीज़ें, एक उग्र जुलूसों का निकलना, उनको वैसे रास्तों से जाने की इजाज़त देना जिन रास्तों को संवेदनशील माना जाता है, और जहां उपद्रव करने की मंशा से जाने की इच्छा होती है। प्रशासन ने यह क्यों किया, एक प्रश्न यह। दूसरे कि प्रशासन ने पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं किया। तीसरा प्रश्न यह कि उसके बाद जब हिंसा हुई तो उस हिंसा की जांच करने की जगह पहले ही आपने बुलडोज़र भेजकर मुसलमानों के घर क्यों गिरा दिए। यह उग्र भीड़ या उग्र जो जुलूस हैं उनके और प्रशासन की मिलीभगत है पूरी तरह से। इसका मतलब कानून का राज अब गुंडे एक तरफ ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन और गुंडों में कोई फ़र्क नहीं रह गया। यह ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय है। जहाँ तक रामनवमी के मौके का सवाल है, तो रामनवमी हमेशा ही एक बहुत तनाव भरा अवसर रहा है। किसी भी आप पुलिस अधिकारी से पूछ लीजिए, प्रशासनिक अधिकारी से पूछ लीजिए, कुछ मौके होते हैं साल के जिसमें वे अतिरिक्त रूप से सावधान रहते हैं और छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। कोई बड़ा अधिकारी छुट्टी पे नहीं जाता है, छोटा अधिकारी छुट्टी पे नहीं जाता है। और मैं बिहार में मेरा बचपन गुजरा है और काफ़ी लंबे वक्त तक मैं बिहार में रहा हूँ, और मुझे याद है बिहार और अब जो झारखंड है उसमें ख़ासकर रामनवमी के समय और ताज़िया निकलने के समय इन मौक़ों पर प्रशासन और पुलिस बहुत ही चुस्त रहती थी। आपको मैं याद दिला दूं कि रामनवमी के मौके का इस्तेमाल कैसे किया जाता रहा है, और यह बात आज से 100 साल पुरानी है, कोई नई बात नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका इस्तेमाल हमेशा अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए करता है। और जो हिंदू स्वाभाविक तौर पर उत्सव मनाने के लिए जुलूस में शामिल होते हैं, और ये ऐसे जुलूस कई हैं, जैसे रामनवमी एक है, दूसरा दुर्गा का विसर्जन एक जुलूस है, तीसरा बिहार में हम जिसे महावीरी अखाड़ा कहते हैं उस मौके पर निकलने वाले जुलूस हैं। और इसमें होता यह है कि शहर में अनेक अखाड़े होते हैं और वे अपने अपने जुलूस निकालते हैं, और उनमें सब में एक दूसरे से प्रतियोगिता होती है। तो वह एक शक्ति प्रदर्शन है। और दूसरा जो 100 वर्षों में एक कुंठा रही है, वह कुंठा है कि आपको अपना शक्ति प्रदर्शन मुसलमानों के सामने करना है। तो हमेशा यह प्रयास रहता है ऐसे जुलूसों का कि हम मुस्लिम इलाकों से निकलें या हम मस्जिद के सामने जाएं और वहाँ ठहर कर हम कुछ देर शक्ति प्रदर्शन करें। और प्रशासन हमेशा इसलिए उसके पहले मार्ग तय करता है, और ये मार्ग जब तय होते हैं तो ध्यान रखिए, आप किसी से भी बात करेंगे तो उसके पहले शांति कमेटियाँ बैठती हैं, सारे धर्मों के लोग के समुदायों के प्रतिनिधि बैठते हैं, और रूट, इसको ये लोग रूट कहते हैं, रूट तय होता है जी। मैं आपको एक घटना याद दिलाऊं, आज वे भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े विरोधी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन यशवंत सिन्हा जी हजारीबाग से सांसद थे, और यह कई वर्ष पहले की बात है, मुझे लगता है तकरीबन 10-1 साल हो गया, जब रामनवमी के जुलूस के दिन वहाँ के सांसद यशवंत सिन्हा ने बाकायदा धरना दिया कि यह जुलूस मुस्लिम मोहल्ले से निकलना चाहिए, और प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी, उनको गिरफ्तार किया। उसका नतीजा ये हुआ कि हिंसा हुई और एक व्यक्ति की जान गई। तो रामनवमी के मौके का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से करता रहा है। आपने पश्चिम बंगाल की याद दिलाई, पश्चिम बंगाल के लिए रामनवमी कभी बड़ा त्यौहार नहीं रहा है, राम वहाँ के लिए कभी आराध्य नहीं रहे हैं। लेकिन 4-5 वर्ष पहले से ये प्रयोग शुरू हुआ, और जिसमें यह नारा लगाया गया, नो दुर्गा नो काली, ओनली राम एंड बजरंग बली। ये बंगाल के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक नारा था कि आप बंगाल में ये हिमाकत करें जाकर कि नो दुर्गा नो काली, ओनली राम एंड बजरंग बली। और रामनवमी के तकरीबन 200 जुलूस निकले पहली बार। यह बंगाल के लिए अभूतपूर्व बात थी। और अब तृणमूल कांग्रेस प्रतियोगिता कर रही है, यानी इस बार रामनवमी के जुलूस तृणमूल कांग्रेस ने निकाले। वो कहेगी कि हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन इधर अभी जो आपने देखा है उसमें मेरे लिए ज़्यादा चिंता का विषय है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतवर्ष में था, वह हमेशा से उपद्रव करने की कोशिश करता है, उसके लिए मौके खोजता है, और मौके ये होते हैं जिसमें
साधारण लोग भी शामिल हों, और उसमें आप उपद्रव जब कर दें तो वे साधारण लोग भी उसमें महसूस करते हैं कि उनके साथ किया गया है या वे उसके भागीदार हैं। हमेशा इसका लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है, यानी साधारण लोगों को आपराधिक बनाने की कोशिश की जाती है, क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जाती है। ज़्यादा चिंता का विषय है, और मैं यहाँ अपनी बात रोकूंगा, कि इस साल यह दिखलाई पड़ा कि पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह तय कर लिया कि वह करेगा जो ये गुंडे करते थे। मैं इस पर आऊँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा हमारी बातचीत का है, जो कि स्टेट के अंदर की जो सांप्रदायिकता दिख रही है इस पूरे मसले पर। एक बार हम अर्शी से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अर्शी आप देख रही हैं और ये ऐसा मौका है, कई बार इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, रमज़ान साथ में पड़ता है और साथ में कोई हिंदू त्यौहार पड़ता है या होली पड़ती है, उस दिन जुमे की नमाज़ पड़ जाती है, तो बहुत सारे रास्ते निकाले जाते हैं, जिसका जिक्र पूर्वानंद जी ने भी किया कि पहले से तय किया जाता है, शांति कमेटियाँ बैठती हैं। बतौर पत्रकार आपने जो देखा पिछले 10-15 दिनों में, जो बड़ी चिंता आपके सामने उभर कर आई, और बतौर उस कम्युनिटी से बिलोंग करने का या उस समुदाय से आने की जो एंजाइटी है, जो चिंताएं हैं पिछले कुछ दिनों में दिखी हैं, क्या वो किसी नए सिरे से, या आपको लगता है कि ये होता रहता है, इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी चीज़ें कुछ अलग लेवल पे हो रही हैं, नए तरीके से हो रही हैं, इसका स्तर दूसरा है, इसका परिमाण दूसरा है? हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स इसको नज़रअंदाज तो हम कर नहीं सकते, और ये पिछले कुछ टाइम में काफ़ी एक बहुत ही अलग लेवल पे हो रही है। सो मैंने अभी रिसेंटली गुजरात वायलेंस पे, जहाँ पे खंबाट और हिम्मतनगर में वायलेंस हुआ था, वहाँ का रिपोर्टिंग करा था। तो मैंने और के जो लोकल्स थे, मुस्लिम कम्युनिटीज थी और रिपोर्टर्स थे, उन लोगों से बात करी थी। तो सबसे शॉकिंग था जो लोकल्स जो अटैक हुए थे, उन्होंने बताया कि पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई थी जब ये लोग, जो मॉब निकला था, वो गाने बजा रहे थे, प्रोवोकेटिव सॉन्ग्स बजा रहे थे, अपना स्वॉर्ड लेके डांस कर रहे थे। उस टाइम पुलिस खड़ी हुई थी और वो देख रही थी, और एक भी बार किसी पुलिस ने मना नहीं करा, इतने सारे उनके पास वेपन्स थे। और उन्होंने एक बात और बताई थी कि 2 रैलीज निकली थी हिम्मतनगर में, एक 1:30 बजे और एक 4 बजे। सिर्फ 4 बजे वाली रैली को परमिशन दिया गया था, बट कुछ 100 के, कुछ 200-300 ऐसा करके मॉब आया था, वो 1:30 बजे भी वापस आ गया। वो पहले ही 1:30 बजे से आना स्टार्ट हो गया था, तो उस टाइम और उन्होंने गालियां देना और सॉन्ग्स चलाना ये सब स्टार्ट कर दिया था। तो पहले जो वहाँ की औरतें थी, क्योंकि दैट वाज मुस्लिम डोमिनेटेड, तो वहाँ की औरतें थी, उन्होंने मना करा कि अभी नहीं करो इसको, गालियां मत दो, आगे मूव ऑन करो। तो उस एक जीप में काफी लोग थे कुछ, तो वो वहां से निकले और वो वापस अब्यूज करने लगे। तब मस्जिद में से कुछ जो आदमी लोग थे वो बाहर निकले, उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, तो वो थोड़ा ऑल्टरकेशन स्टार्ट हुआ, बट पुलिस ने बिल्कुल भी मना नहीं करा और वो आगे बढ़ने लगे। उसके बाद जब बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के साथ मारपीट या जो भी हुआ था वो खत्म हुआ, अराउंड 4 o'clock वो लोग वापस आए उसी एरिया में, उसी रैली को वापस लेकर आए, और उन्होंने ये वही सब कुछ वापस स्टार्ट कर दिया। 2-3 दुकानें चलाई थी। एक लड़का जो सिर्फ 19 साल का था, उसको मारा गया, वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिटेड है और वो काफी क्रिटिकल है। उन्होंने मस्जिद पे तोड़फोड़ करी थी, मस्जिद को जलाया था। एक लैम्प पोस्ट पे उन्होंने सैफरन, एक ग्रीन कलर का झंडा था, उसमें इस्लामिक लिखा हुआ था कुछ, तो उन्होंने वो उतार के अपना सैफरन झंडा चढ़ाया था। सो बेसिकली, और अब उसके बाद जब ये वायलेंस हो चुका था, उसके एक दिन बाद पुलिस ने मुस्लिम्स को उठाना स्टार्ट कर दिया था। तो जिन लोगों से मैं बात कर रही थी, उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली कहा था प्लीज हमें मेंशन में कहीं पर भी नहीं करना, क्योंकि हम इतने डरे हुए हैं कि अगर गुजरात के मुस्लिम, स्पेसिफिकली ही सेड कि गुजरात के मुस्लिम्स आर अंडर फियर, अगर हम कुछ बोलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पीछे हैं, हमारे यहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा। सो लिसनिंग टू दैट एज अ रिपोर्टर, कि आप ही की, एक तो हाँ एज अ रिपोर्टर मैं काम कर रही हूँ, बट फिर आप ही की कम्युनिटी के लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो इट इज ऑफ कोर्स इट इम्पैक्ट तो करता ही है एट अ पर्सनल लेवल ऑल्सो। सो आपको और वो एनरेज करता है कि हाँ हमें और इस चीज को रिपोर्ट करना चाहिए। तो इन पिछले कुछ सालों में, इट्स नॉट इलेक्शन रिलेटेड, जैसे कि हिम्मतनगर और खांबट में जब 2017 में इलेक्शन हुए थे, तो वो 2000 से भी लेस वोटिंग मार्जिन से बीजेपी जीता था। अभी वापस नवंबर में इलेक्शंस होंगे। सो स्पेसिफिकली खंबाट और हिम्मतनगर में ये वायलेंस हुआ था, बट वी ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये तो काफी सालों से चला आ रहा है कि कैसे प्रोवोकेट कर सकते हैं। बट हिम्मत, आई फील ये जो गुजरात में हुआ था वो थोड़ा इलेक्शन से रिलेटेड भी था,
even in Karnataka also. एक चीज़ मैं अर्शी आपसे जब पूछना चाह रहा हूँ, आपने बहुत एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि वहाँ पर जिन लोगों से आपने बात किया उनके अंदर ये डर बैठ गया है, ये भय इंस्टिल हो चुका है कि अगर नाम सामने आ गया तो सिस्टम उनके खिलाफ जाएगा। वो उनके अंदर ये भरोसा है कि उनके खिलाफ ही होगा सिस्टम। जब आप अपने बतौर पत्रकार, अगर हम थोड़ा सा साइड रख के आपके व्यक्तिगत उसमें बात करें, जब आप घर परिवार में बात करती हैं अपने लोगों से, रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने लोगों के बीच में, तब किस तरह का माहौल, किस तरह की बातचीत निकल कर आती है, किस तरह की मानसिकता आती है सामने इस पूरे माहौल को देखकर? अगर मैं अपनी सिर्फ फैमिली की बात करूँ तो मेरे जो एल्डरली मेरे पेरेंट्स वो मुझे हमेशा मना करते हैं कि मत लिखो, ऐसा रिपोर्टिंग मत करो, दूसरा बीट चुनो काम करने। अभी भी मेरे फादर बोल रहे थे कि दूसरा बीट चुनो लिखने के लिए, इस पे मत लिखो क्योंकि हम ऑलरेडी माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, समथिंग हैपेंस, नॉट जस्ट यू, मतलब एज एन इंडिविजुअल सिर्फ मेरे पर टारगेट नहीं होगा, वो पूरी फैमिली को होगा। सो ये डर तो है ही कि एज अ रिपोर्टर अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मुझ पे अफेक्ट होगा। बट एंड इन फैमिली दिस इज द ओनली थिंग कि अपने आप को लो रखो, कुछ मत कहीं पर भी लिखो, क्योंकि द गवर्नमेंट इज आफ्टर माइनॉरिटी, गवर्नमेंट माइनॉरिटी के अगेंस्ट है। नहीं, एक चीज़ जो नई हुई है और ये पिछले 10 वर्ष में हुई है और उसको नोट किया जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि रामनवमी को हमेशा एक अवसर बनाया जाता रहा है जिसमें आप मुसलमानों पर जाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करें। पिछले 10 वर्षों में रामनवमी ही नहीं, हिंदुओं के सारे त्योहारों को अश्लीलता से भर दिया गया है। और यह हुआ है, ये जो नया डीजे नाम की एक चीज़ है, उसके प्रचलन का फ़ायदा उठाया गया, जिसमें स्थानीय गायक ऐसे गाने गाते हैं और वे बिल्कुल, उनको फूहड़ और अश्लील कहना गलत है, वे आपराधिक तरह से अश्लील होते हैं, लेकिन वे बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो यूट्यूब पर और बाकी जगह लाखों लाख लोग उनको सुन रहे होते हैं, जिसमें खुले आम मुसलमानों को माँ बहन की गालियाँ देते हुए गाने गाए जा रहे हैं। यह एक सुनियोजित प्रयास है जिसमें आप हिंदुओं के एक बड़े तबके को इस प्रकार से अश्लील बना देते हैं और उसको ऐसी खुशी देते हैं जो आपके मन के भीतर छिपी हुई एक कुंठा है, यानी गाली देने की इच्छा, अब वह सार्वजनिक तौर पर आप कर सकते हैं। और इससे आप भले ही शारीरिक हमला न कर रहे हो मुसलमानों पर, लेकिन मुसलमान अपमानित हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है, या आप कर पा रहे हैं। यह जो खुशी है जो हज़ारों हज़ार लाखों लाख हिंदू नौजवानों, बुजुर्गों, सब लोगों को मिल रही है, यह एक बहुत भयानक चीज़ है। और दूसरे जय श्री राम का नारा जो अब दुर्गा पूजा में भी लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी को भी लगता है, तो श्री राम ने अब हर देवता देवी को अपदस्थ कर दिया अपने पद से। और जय श्री राम का नारा और कुछ नहीं है, मुसलमानों को अपमानित करने का एक जरिया है। तो ये अश्लीलता जो प्रवेश कर गई है, और ख़ासकर मुसलमान विरोधी गाली गलौज, अब नारे भी नहीं, अब वो गाली गलौज हैं खुलेआम, इसको भी हमें नोट करना चाहिए। अतुल, मैं ना एक मतलब थोड़ा सा लिस्ट आउट भी करना चाहूँगा कौन से इंसिडेंट्स हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का तो एक हमको सर बीच तो इतने सारे आ गए कि हम मतलब हमारा काम ही है पत्रकार के तौर पे दर्ज करना, लेकिन इतने हो गए कि हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कितनी घटनाएं कहाँ से हो रही, कौन वीडियो कहाँ से आ रहा है, कितने, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि कितनी सारी घटनाएं हो, कितना वाइड स्प्रेड है उससे आपको पता चल जाता है। जैसे आपने कहा कि एस्केलेशन तो दिखाई दे रहा है और क्लियरली दिखाई दे रहा है। जैसे लास्ट टाइम आपने बोला बंगाल में हुआ, इस बार भी बंगाल में प्रोसेशन निकला, हावड़ा में थोड़ा सा वायलेंस हुआ, वहाँ पे दिल्ली में JNU में वायलेंस हुआ था, वो रामनवमी को लेकर कैंटीन में खाने को लेकर वायलेंस हुआ, वो वहाँ पर भी। और एक ही आपको ये सब इंसिडेंट्स में एक पैटर्न दिखाई देता है कि जय श्री राम का नारे लगाने, कोई ये हिंदू वाहिनी या वो हिंदू ये सैफरन पहन के पहुँच गए वहाँ पे। झारखंड में एक इंसिडेंट हुआ, गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश का तो आपको पता ही है, बॉम्बे में एक इंसिडेंट हुआ। और एक्चुअली बॉम्बे में एक ही जगह है जहाँ पर एक एक्शन भी लिया गया है थोड़ा सा वहाँ पे, कि एक BJP MLA को FIR में नेम किया गया है। तो ये 6 स्टेट से हमको एटलीस्ट हमको पता है न्यूज़ में आने के बाद। गोवा भी है, गोवा में भी एक है, अभी आपने बताया। तो
इतने अगर अब 7 स्टेट्स आप अगर बोल रहे हैं और हमारे सामने ये इंसिडेंट्स आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, और हमको पता है कि यहाँ यहाँ ये हुआ है, तो ऐसे और कितने छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए होंगे जिसका हमको पता भी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो गाने हैं, वो जो YouTube पे जो चलते हैं और वो इतने पॉपुलर हो गए हैं, और अगर आप सोचेंगे कि ये तो हमको प्रोसेशन में 100-200 लोग दिख रहे हैं, 10-10 लोगों की प्रोसेशन निकल रही होगी, स्पीकर पे ये गाने चल रहे होंगे, कहाँ चल रहे होंगे, कैसे चल रहे होंगे पता नहीं, लेकिन ये हमको सामने आए हैं वो इंसिडेंट्स है। और ये डेफिनेटली एक एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब आई थिंक पिछले 2 साल से आपको ये इंसिडेंट्स होते हुए दिख रहे थे, तो बुलडोज़र बाबा जो योगी आदित्यनाथ को बोलते थे, तो पथराव हुआ, कुछ भी हुआ तो मुसलमाने के घर बुलडोज़र चला दो। अब मध्य प्रदेश में ये रेप्लिकेट हो रहा है। यहाँ पे अब मध्य प्रदेश में हमको पहली बार दिखा जहाँ पे एक प्रोसेशन निकल रहा है और कि कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, पुलिस थे वहाँ पे पर कुछ किया नहीं, और उसके बाद आपको दिखता है कि बुलडोज़र चलने लगे, कुछ 50 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ और शॉप्स को जस्ट तोड़ दिया। और ऐसा कोई कानून नहीं है इंडिया में जो ये कहता है कि आप कोई भी अपराध करें तो आपका घर तोड़ देंगे। एनक्रोचमेंट रूल्स अलग होते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही थॉट आउट और बहुत ही डेलिबरेट एक अटैक है। मैं तो कहूँगा एक बहुत ही डेलिबरेट अटैक है कम्युनिटी के खिलाफ। इसमें एक चीज़ अगला इसका जो मुझे समझ में आ रहा था कि आपने थोड़ा सा चलते फिरते जिक्र भी किया इसका, कि जो स्टेट था, जो प्रशासन था, उससे ये अपेक्षा हमेशा रहती थी, और वो उसका अब तक, मतलब मैं तो जब तक हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में भी थे और देख रहे थे तब तक उसका रवैया इन सब मामलों में कमोबेश न्यूट्रल रहता था। वो इतना खुलेआम उसका मतलब दुराग्रही जो रवैया है आज की तारीख में, या एक तरफ झुका हुआ है, एक पार्टीशन रवैया है, वो दिख रहा है। ऐसा कभी दिखता नहीं था। अभी हमारे पास कम से कम दर्जन भर से ज़्यादा घटनाएं हैं जहां पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ भी घटनाएं हो रही, या तो पुलिस वहां पर चुपचाप बैठी रहती है, मतलब देखती रहती है, उसके सामने अपराध हो रहे हैं तो एक तो वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती, दूसरे कई मामलों में पुलिस खुद भागीदार है। तो जो ये राज्य का, स्टेट का जो रवैया है, वो जो उसके अंदर की जो सांप्रदायिकता दिख रही है, जो बहुसंख्यकवाद दिख रहा है या बहुसंख्यकों के पक्ष में झुकाव दिख रहा है, ये कितनी बड़ी चिंता है हमारे लिए, देश के लिए, या पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए? इस पर मैं आपकी जानना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ी चिंता है, और अभी इसलिए सबसे बड़ी चिंता है कि यह बिल्कुल मुमकिन है कि चुनावों के ज़रिए ऐसा राजनीतिक दल सत्ता में आ जाए जो राजनीतिक दल मुसलमान विरोधी हो, जैसा कि अभी है। लेकिन हम फिर मानते हैं कि राज्य चलता है अनेक संस्थाओं से, और उसमें एक संस्था है प्रशासन और पुलिस की संस्था, एक न्यायपालिका की संस्था है। तो ये संस्थाएं दरअसल संविधान को कायम रखेंगी, और वह जो राजनीतिक दल है जो सत्ता में है, वे उसको कामयाब नहीं होने देंगी। ये यानी और यह व्यवस्था है कि वे कोई राजनीतिक दल की विचारधारा का पालन नहीं करते हैं, बल्कि वो संविधान का पालन करते हैं। तो एक ज़िले का जो प्रमुख है, जिलाधीश या जो पुलिस अधिकारी है, वह जिम्मेदार है, वह एक तरह से रखवाला है। वहाँ जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, सबका, और उनका दायित्व उसके प्रति है जी। लेकिन आमतौर पर यह दिखलाई पड़ा है, पहले भी यह हमने हर इस तरह की बड़ी हिंसा के दौर में देखा है कि आमतौर पर पुलिस अधिकारी और प्रशासन जो सत्ताधारी राजनीतिक दल है उसकी वफादारी करने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अधिकारियों के उदाहरण हमारे पास हैं जिन्होंने उसका प्रतिरोध किया और अपने यहाँ वह हिंसा नहीं होने दी। इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। यहाँ तक कि 2002 में जब गुजरात में हिंसा हो रही थी तो ऐसे कम से कम 15 पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने अपने यहाँ नहीं होने दी हिंसा, और उसका नतीजा आज तक वे भुगत रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा किया। मैं यह कह रहा हूँ कि अब यह दिखलाई पड़ रहा है कि कोई भी प्रतिरोध नहीं कर रहा है, और जो चीज़ ज़्यादा चिंताजनक है कि यह आपको पता चल जाना कि दरअसल हमारी जो पुलिस है और प्रशासन है उसकी विचारधारा ही यही है। क्योंकि यह सिर्फ ये नहीं है कि वे रोक नहीं रहे हैं, बल्कि वे उसमें शामिल हैं। आप
दिल्ली की हिंसा में हमने यह देखा कि दिल्ली पुलिस हिंसा में शामिल थी। दिल्ली पुलिस ने हिंसा में शामिल थी ही नहीं। उस वक्त जो नारे लगे दिल्ली की सड़क पर, वो नारे क्या थे? और हरियाणा में भी मैं नारे सुन रहा था। 2 नारे थे, दिल्ली पुलिस लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं, लंबे लंबे लठ चलाओ, मोटे मोटे लठ चलाओ। ये कौन नारा लगा रहा था? जो हिंसा कर रहे थे। तो पुलिस और उनके बीच इतनी एकता है। एक हरियाणा में नारा लग रहा था, मोदी जी तुम लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक दूसरे कि दिल्ली में हिंसा के बाद पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की, वह चार्जशीट पूरी तरह से विचारधारात्मक चार्जशीट है, जिसमें पुलिस अपराध की तफ्तीश नहीं कर रही है बल्कि विचारधारात्मक नजरिया पेश कर रही है कि CAA कानून कैसा था, क्यों उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए था, लोग क्यों उसका। यह पुलिस का काम नहीं है। आपका काम यह नहीं है कि आप मुझे यह बताएं कि CAA कानून क्यों अच्छा है और क्यों बुरा है। लेकिन यह पुलिस, और उससे यह स्पष्ट हुआ कि दरअसल पुलिस ने अब एक विचारधारात्मक रुख ले लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। अभी कल जो खबर आई है वह यह कि दिसंबर में दिल्ली में जो एक तथाकथित धर्म संसद हुई थी, जिसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई गई थी, उसमें जो हलफनामा दिया दिल्ली पुलिस ने, उस हलफनामे को पढ़िए, वो बहुत काफ़ी चिंताजनक है। उस हलफनामे में उन्होंने कहा है कि उसमें मुसलमानों के प्रति घृणा का एक शब्द नहीं है, और वह अपने धर्म, जो अंग्रेजी में शब्द है, टू सेव द एथिक्स ऑफ देयर कम्युनिटी। अब मुझे इसका अर्थ नहीं मालूम कि एथिक्स ऑफ देयर कम्युनिटी को बचाने के लिए यह कहा गया कि हमें तलवार उठा लेना चाहिए। और उसको दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह सिर्फ एक विचार है और हमें इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए कि विचार, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हमें सहिष्णुता होनी चाहिए। एग्जैक्टली उन्होंने टॉलरेंस की बात कही। यह जो घटना है, यह सबसे चिंताजनक है। तो आपने जो कोई उसका जिक्र किया है, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए, जो श्रोता भी है, उनको बता दूं कि हम लोगों ने दिसंबर में इस पर एक रिपोर्ट भी की थी जब ये घटना हुई थी। यहीं दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके की घटना है। यह चांदीवाला इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर, जिसके ऑडिटोरियम में ये समारोह हुआ था। और वहाँ पर जो बातें कहेगी वो वीडियो साक्ष्य उसके अवेलेबल हैं। और उसमें एक तो राज्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने भी इस तरह की बातें कही कि मुसलमानों को उसका हक नहीं है और ये सब। और एक टीवी चैनल है, उसके संपादक हैं, उन्होंने खुलेआम ये सारी बातें कही। और यहाँ सुरेश चौहान के, तो ये जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। मुझे अफसोस हुआ कि उस समय भी हमने उस जो वहाँ की जो DCP इंचार्ज है महिला, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने सीधे सीधे बंद कर दिया कि आप लोग बेमतलब के परेशान करते रहते हैं और ये वो। और हलफनामे में एक और जो चिंता की बात है वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो लोग गए हैं ये गलत मंशा से सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, इनकी नीयत साफ होती तो ये पुलिस के पास आते, जबकि उस मामले में एक FIR दर्ज है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास ये मामला नहीं गया है। उस मामले के दर्ज होने के बावजूद तो कई छोटे हलफनामे में झूठ बोले गए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तो वो जो स्टेट का, जब वही जो सवाल हम करते हैं, स्टेट के अंदर का जो अपनी जो दुर्भावना बाहर आ रही है, उससे कैसे लोग निपटेंगे? हाँ, कैसे निपटेंगे ये एक बड़ा प्रश्न है। और लेकिन अभी पहले उसको नोट कर लेना चाहिए कि वो कहाँ है। पिछले महीने आपने दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ की एक टिप्पणी सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि और यह उस प्रसंग में था जिसमें दिल्ली हिंसा के पहले जो अलग अलग नफरत भरे बयान दिए गए थे, अनुराग ठाकुर का बयान आप देख लेंगे, गोली मारो। अब देखिए, तो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि देखना यह चाहिए कि संदर्भ क्या है। जैसे अगर मैं नारा लगा रहा हूँ गोली मारो, तो उसका संदर्भ क्या है। अपने आप में यह नारा कुछ नहीं हो जाता, और इससे घृणा है इसका भी पता नहीं लगाया जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि क्या चुनाव के समय ऐसा किया जा रहा था, और अगर चुनाव के समय किया जा रहा था तो हो सकता है माहौल बनाने के लिए किया जा रहा हो। यह उन्होंने टिप्पणी की। यह फैसला नहीं है, और हमें इसमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि बार बार अदालतें बहुत नाराज हो जाती हैं। वो कहती हैं कि हम उसके पहले जो टिप्पणियां करते हैं वो हो सकता है मामले को समझने के लिए कर रहे हैं। फिर भी यह टिप्पणी की गई कि संभव है कि माहौल बनाने के लिए ऐसी बातें की जा रही हों, तो उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और अगर मुस्कुरा के बात कही जा रही है तो उसमें घृणा नहीं है। यानी अगर आपने मुस्कुरा के नारा लगाया कि गोली मारो, तो वो घृणा नहीं है। अब इसमें जो चालाकी है वो देखिए। चालाकी यह है कि गोली मारो में किसी समुदाय का नाम नहीं है।
देश के गद्दारों को आप जब अदालत के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, तो पुलिस कहेगी इसमें तो किसी समुदाय का नाम नहीं है। उन्होंने गद्दारों के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त किया है। तो क्या आप चाहते हैं कि गद्दारों के प्रति ना किया जाए? यह मुझे इसलिए काफ़ी दिलचस्प लगा कि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में, षड्यंत्र के मामले में सारे अभियुक्तों को बरी कर दिया गया लखनऊ की अदालत से, उसमें एक छोटा सा प्रसंग था। वह था जब यह तय हो रहा था, कल्याण सिंह की तरफ से यह हलफनामा था कि ये नारे जो लगे थे उस वक्त 1992 1980 के बाद बाबर की औलादों को, जो हर जगह लिखा जा रहा था बाबर की औलाद, और तो हलफनामा यह था कि हमने मुसलमानों को थोड़ी कहा, हमने बाबर की औलादों को कहा। तो क्या बाबर के मुसलमान बाबर की औलाद कहते हैं खुद को? इसलिए इसमें कोई घृणा नहीं है। अब आप इस चालाकी को देख सकते हैं, ये जो चालाकी हो रही है कि हम कह रहे हैं देश के गद्दारों को, हम कह रहे हैं जामिया के गद्दारों को, तो हम तो गद्दार की बात कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं कह रहे हैं। तो यह न्यायपालिका, पुलिस, प्रशासन, सबके अंदर का पूर्वग्रह अब बाहर निकल रहा है। और सचमुच ये एक बहुत नई बात है, और हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि जनता अब अपने संविधान को बचाएगी कैसे। ठीक बात। अरसी से भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अरसी, ये जो प्रशासन या जो सिस्टम है, जो स्टेट का हिस्सा है, उसके अंदर से जो एक क्या कहते हैं, पक्षपात वाला रवैया निकलकर सामने आ रहा है एक समुदाय के प्रति, उसको देखकर, जैसे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ बुलडोज़र चलाने की शुरू हुई और उसने एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का रूप ले लिया। अब वो मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स का औजार बन गई है। वहाँ पर हर चीज़ पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है और उसके ज़रिए एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसको आप कैसे देख रही हैं? हाँ, ये बायस ऑफ कोर्स है। मतलब कि बेसिकली एट द एंड मैसेज यही है कि अगर तुम हमारे अगेंस्ट वॉइस रेज करोगे, कुछ बोलोगे, तो पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट तुम्हारे घर तोड़े जाएंगे, तुम्हें ही अरेस्ट करा जाएगा। सो एक क्लियर मैसेज तो दिया जा रहा है। तो इसी वजह से लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया है। वो तो ऑन ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कुछ रिपोर्टर्स हैं या फिर कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि इतना सारा बोल रहे कि एट वर्ल्ड, एट इंटरनेशनल लेवल ये सब बातें आ रही है कि हम माइनॉरिटीज के अगेंस्ट इतना अट्रॉसिटीज हो रहा है। अगर यहाँ पे तो हमारा वॉइसेस को बिल्कुल बंद कर दिया गया है कि अगर कोई भी, एंड स्पेसिफिकली जो अटैक होता है, जैसे एज इंडिविजुअल आई एम सेइंग कि मैं प्रिविलेज्ड इनफ हूं कि मेरा घर यहाँ पे नहीं तोड़ा जाएगा, ठीक है, बट जो मुस्लिम्स हैं जो कि फाइनेंशियली इतने वेल टू डू नहीं है या फिर जो इनका इतना पावर कहीं पर नहीं है, उनके घर तोड़े जाएंगे, तो वो तो बोलना ही बंद कर देंगे ना। जैसे और भी काफी स्टोरीज आई थी कि अगर जो मुस्लिम, अगर कोई एक या दो फैमिलीज भी मुस्लिम मेजोरिटी, हिंदू मेजोरिटी एरियाज में रह रही है, तो उनके घर को अटैक करा जाएगा जो कि मुस्लिम्स हैं। तो एज अ बायस तो हर जगह है, ये हमें मैसेज तो क्लियर मिल रहा है। और इट्स नॉट लाइक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इट्स मच मोर, पॉलिटिक्स से तो ज्यादा ही वो बियॉन्ड चला चुका है, ये सोशली मोटिवेटेड लग रहा है। हाँ, और जैसे विद इन हिंदूज ऑल्सो, लाइक उनके अंदर ये भी जैसे एज अ रिपोर्टर मुझे बहुत मैसेजेस मिलते हैं कि अगर मैं कोई भी स्टोरी पुटअप करती हूँ या फिर कोई ट्वीट डालती हूँ तो बहुत ही सारे ये लोग मुझे आके गालियां तो ऑफ कोर्स मिलती हैं, बट उसके बाद वो अपना मुझे शेयर करते हैं कि तुम इसके बारे में तो बोलती नहीं हो कि ये हिंदू, इनकी हमारे घर पे भी तो अटैक हुआ था, तुम इसके बारे में तो बोलते नहीं हो। और जब भी मैं उन स्टोरीज या जो पोस्ट मुझसे मेरे साथ शेयर करते हैं, जब भी मैं देखती हूँ वो किसी न किसी तरीके से गलत वे में पोर्ट्रे हो रखा होता है। ये व्हाटअबाउटरी की बात कर रही है आप, ये ना एक बहुत ही वियर्ड एक वेपन है जो इस्तेमाल किया जाता है आर्ग्यूमेंट्स में। जैसे टाइम्स नाउ इसमें माहिर है। टाइम्स नाउ हमेशा एक इंसिडेंट देखता है और सबसे पहले सवाल ये पूछता है कि लिबरल्स क्यों नहीं बात कर रहे इसके बारे में। तो मतलब वो इंसिडेंट के बारे में खुद भी बात कर सकते हैं, लेकिन उनका रिपोर्टिंग का अब एक स्टाइल ही हो गया है कि लिबरल्स इस पे क्यों नहीं बात कर रहे। ये एक थोड़ा सा अजीब सी व्हाटअबाउटरी सिचुएशन हो जाती है। टाइम्स नाउ के एंकर ने भी बोला था क्योंकि वो इतना आउटरीच करते हैं तभी जो भक्त और रामनवमी में इसलिए वो वायलेंस हुआ है, वो
क्योंकि वोक्स ऑन ट्विटर इतना आउटरीच करते हैं। अच्छा, उनकी वजह से हुआ है सब कुछ। हाँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, इंटरेस्टिंग मतलब एक एक्चुअली बहुत ही खतरनाक वाकया हुआ जो कि इसको पूरा एनकम्पस करता है। अभी दिल्ली में द्वारका में ये एक इंसिडेंट हुआ था कि एक फार्म हाउस पे कुछ 15-20 लोग पहुंच गए रात को 1 बजे, और वहाँ पे कुछ लोगों को पीटा और उसमें एक आदमी की मौत भी हो गई। और उन्होंने, वो वहाँ पर गौ रक्षक थे, वो पहुँच गए बोल के कि आप वहाँ पे गाय काट रहे हो। वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और पुलिस ने देखा उनको मारते हुए। पुलिस ने देखा कि 15-20 लोग मिलके मार रहे हैं, तो उन्होंने उनको जाने दिया, उनका नाम भी नहीं नोट किया, और FIR जो किया है वो जो फार्म हाउस पे जो लोग उनको मारा गया था उनके खिलाफ किया है। तो आप नहीं, जो FIR है वो काउ स्लॉटर के आरोप में है। जो आदमी मारा गया है उसकी FIR नहीं, उसका कोई वो नहीं है। ये है। तो आई मीन इतना मतलब बिजार लगता है जब ऐसे कोई इंसिडेंट आप देखते हो कि पुलिस पहुंच गई, 15-20 लोग, आप सोच सकते हैं कि 15-20 लोग मिलके एक आदमी को पीट रहे, जान से मार रहे हैं, और कुछ भी लोग हैं वहाँ पे, और उनका कहना ये है कि हाँ बाजू में 2-3 हमको धड़ मिले थे, काउज के धड़ मिले थे, ऐसे रिपोर्ट्स में लिखा है उन्होंने। अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ है हालांकि, लेकिन पुलिस का भी ये कहना है कि काउ स्लॉटर हो रहा था। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक इंसान को मारने दोगे उनके सामने, मतलब आप ऐसे स्ट्रीट जस्टिस को एक तरीके से आशीर्वाद देने की बात हो गई अभी यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये सब इंसिडेंट्स देखकर ही और भी लोग एम्बोल्डन होते जा रहे हैं, और भी लोग, इसके बाद वाली जो कार्रवाइयां हैं वो और ज्यादा आपको संदेह के दायरे में खड़ा करती हैं। और एक चिंताजनक विषय ये है अतुल कि अब आप सोचिए कि कोई भी एक आदमी जॉब कर रहा होगा, नॉर्मल आदमी एक कोई जॉब पे जा रहा होगा, 9 to 5 जॉब में जा रहा होगा, अपने कमाई कर रहा होगा, फैमिली चला रहा होगा, उसको ये करने का टाइम नहीं रहेगा, वो ऐसे प्रोसेशन में नहीं जाता है। ये एक साइन भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे रूरल इंडिया में कि लोगों को एंगेज रखने के लिए भी ये सब चीज़ें की जा रही है। नहीं, I kind of disagree, I mean, इस चीज से कि सिर्फ अनएम्प्लॉयड या फिर ये ऐसे लोग करते हैं। अगर आप देखा जाए तो जो कि एम्प्लॉयड भी हैं, जो कि वेल टू डू, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं, उनके अंदर भी ये रॉट तो ऑलरेडी है। वो तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे दिखाते हैं, उनका माइंड बन चुका है कि अच्छा कि हमें एंटी मुस्लिम, अगर हम अपने रिलीजन से प्यार करते हैं तो हमें एंटी मुस्लिम होना है। वो अपने रिलीजन के लिए अपने प्रेयर या फिर पूजा वूजा ये नहीं करेंगे कि हाँ कि मुस्लिम ही हमारे लिए खतरा है। तो ये बोलना कि सिर्फ अनएम्प्लॉयड या फिर जो इलिटरेट हैं वही इन चीजों में हैं कि रामनवमी प्रोसेशन में निकलेंगे, नहीं। ये एक पूरा मेंटालिटी है विद इन द हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी बन चुका है। नहीं, मैं मानता हूँ आपने जो कहा कि एसेंशियली हाँ आपने सही कहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और एक तरीके से बेरोजगारी का फ्रस्ट्रेशन जो है उसको चैनलाइज कैसे किया जा रहा है, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। उसको डाइवर्ट करने के लिए, उससे लोगों को भटकाने के लिए और कहीं और एंगेज रखने के लिए और एक्टिव रखने के लिए मुझे ये सब होता हुआ भी थोड़ा सा एक दिखाई दे रहा है। मेरा बस उतना ही लिमिटेड पॉइंट था। मेघनाथ, ये बात एक हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन हमें, जैसा मैंने कहा, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 100 साल पहले हुई। बिल्कुल। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार अपनी इस मुसलमान विरोधी फौज को बढ़ाने की कवायद अलग अलग तरीकों से करता है, जिसमें एक तरीका शाखा है, दूसरा तरीका इन धार्मिक अवसरों का इस्तेमाल है, जिसमें आप वे लोग जो शाखा में प्रशिक्षित नहीं हैं उनको आप इन धार्मिक अवसरों के जरिए अपने कृत्य में शामिल करते हैं, अपने अपराध में शामिल करते हैं। तो यह एक पुरानी तरकीब है। ये ज़रूर है कि हो सकता है कि अब ऐसे लोगों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है जो अब पैदल सेना में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और हम यह भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी छानबीन नहीं हुई है, पड़ताल नहीं हुई है, किसी ने तहकीकात नहीं की है, कि दरअसल इसकी पूरी अर्थव्यवस्था क्या है। यह जो कुछ हो रहा है कि पूरे देश में जो छोटी बड़ी सेनाएं खड़ी हो गई हैं, और आप देखेंगे कि अब स्वायत्त संगठन खड़े हो गए हैं। कोई भी अपना कोई नाम लेकर एक जगह एक संगठन खड़ा कर देता है। अब यह क्या है, वह कैसे खड़ा हो रहा है, वह कैसे चल रहा है, उसको पैसा कौन दे रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है,
व्हाट्सएप और यूट्यूब और बाकी चीज़ों के आने के बाद एक और दूसरी चीज़ हुई है कि आप स्थानीय स्तर पर इस प्रकार की कार्रवाई करके एक स्वयंभू नेता बन सकते हैं। फिर आपकी एक पकड़ बन जाती है, आपके 10-15 हज़ार अनुयायी बन जाते हैं, फिर आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के पर्यावरण में आपको शामिल कर लिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है या जो पूरी पद्धति है और इसकी अर्थव्यवस्था है, इस पर अलग से किसी ने काम नहीं किया है। तो यह बात सही है कि इसका लाभ उठाया जा रहा है, लेकिन यह जो एक सिद्धांत है जो पिछले दिनों जिससे इस हिंसा को समझने की लोग कोशिश करते हैं कि यह दरअसल ध्यान भटकाने की कोशिश है, मेरा कहना है कि नहीं, यह दरअसल हिंदू समाज को मुसलमान विरोधी हिंसा में दीक्षित करने, शामिल करने, यानी खुद उनका हाथ खून से सन जाए, उनका बेटा उसमें शामिल हो जाए, तो फिर वे कैसे अलग कर पाएंगे खुद को। और यह पूरी कवायद है, इसको देखना। और ये ऐसा भी फिर साइकिल है कि एक बार आप उसमें शामिल हो गए तो फिर उससे निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं आपके, और फिर मजबूरी हो जाती है उनका सपोर्ट करना, क्योंकि वही आपको बचाएंगे। तो उन पर आपकी निर्भरता भी, अंतर निर्भरता भी बढ़ती जाती है। मैं इसका एक और चीज जो आर्शी ने कही वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, और आर्शी इस पे अगर आप और भी बात करना चाहिए कि एक इनहेरेंट बिगटरी है लोगों में। जैसे आप सुशिक्षित लोग भी देख लेंगे या फिर कोई भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली भी देख लेंगे, तो एक तरीके से ये जो बातें होती थी, जो अब नारे लग रहे हैं और गाने चल रहे हैं उस पे, वो किसी टाइम पे आपस में होती थी, लेकिन वो बाहर नहीं जाती थी। ऐसे कोई पब्लिकली जाके चौक पे खड़ा होके ऐसे इसको थोड़ा सा इससे मैं डिसएग्री करते हुए कहना चाह रहा हूँ मेघनाथ, ये जो इनहेरेंट बिगेटरी होती है ना, ये बहुत कुछ निर्भर करता है आपके सोशल स्टेटस से, आपके वर्ल्ड व्यू से, आपका एक्सपोजर क्या है, आपके एजुकेशन का क्या दायरा है, और ये अक्रॉस द रिलीजन मिलेगा आपको कि, लेकिन उसको हवा देने वाले तत्व तो नहीं उस तरह से मिलेंगे जिस तरह से हम यहाँ पर हिंदुइज्म में आज देख रहे हैं। मैं वही उसको हवा कौन दे रहा है, या उसको इतना प्रमोट कौन कर रहा है, या उसकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में हो जाएगी, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। एग्जैक्टली, मैं वहीं पे आ रहा था। जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की, अब देखिए कि पहले जो डिनर टेबल पे कन्वर्सेशंस होते थे वो वहीं पे रहते थे, क्योंकि सब कोई ब्रॉडकास्ट मीडियम नहीं था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे जाके, व्हाट्सएप पे जाके आप एक ग्रुप पे ये सब चीज़ें बोल सकते हो, और कोई चेहरा नहीं है उनके सामने, आप एक बस टेक्स्ट दिख दिया या फिर एक पोस्ट कर दिया एक्सेट्रा, तो उनको रिएक्शंस जो मिल रहे हैं वो भी कोई ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई डिस्कस्ट हो रहा है, कोई ये हो रहा है। तो एक वो डिस्टेंस बन गया है, और उसकी वजह से मुझे लगता है एक तो ब्रॉडकास्ट होता है वो थॉट, और ऐसे भी लोग आते हुए दिखते हैं कि वो अग्री करते हैं। तो पहले के हिसाब से अगर आप सोचेंगे कि एक टेबल पे 5 लोग बैठे और फिर 4 लोग डिसएग्री कर रहे हैं, तो ऐसे और 5 टेबल अगर आप ले लेंगे और सोशल मीडिया जोड़ देंगे उसको, तो ये आदमी को और 5 लोग मिल जाएंगे साइड में जो उससे अग्री करते हैं। तो मुझे लगता है उसका एक थोड़ा सा कास्केडिंग इफेक्ट होता है, और फिर वो आपको अभी ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। ये जो एक नेटवर्क बनाया गया है एक तरीके का, जो मतलब जो सोशल मीडिया को यूज़ करके एक्सेट्रा, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पिछले 7-8 साल में जो एक बनाया गया है, वो मुझे लग रहा है अभी एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसका और दूसरे एक पहलू पे जाना चाह रहा हूँ। अर्शी और पूर्वानंद जी से बात करना चाहता था कि एक चीज़ कही जा रही थी कि ये जो दुनिया बदली है और एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया था, अंतर्निर्भरता पूरी दुनिया की, और इकोनॉमी आपस में एक दूसरे की आपस में इतनी इंटरडिपेंडेंट हो गई थी कि बहुत सारी चीज़ों में ऐसा कहा जाने लगा था कि भाई अब लोग चूँकि जो वर्ल्ड पावर है या जो वेस्ट है, वो बहुत सारी चीज़ों को मनमाना आप नहीं जा सकते, आप लड़ाइयाँ मनमाना नहीं कर सकते, एक देश दूसरे देश पर अटैक नहीं कर सकते, इंटरनल भी आपकी जो पॉलिटिक्स है उसमें भी इन चीज़ों को आपको बनाए रखना पड़ेगा। खासकर जो सांप्रदायिक भाईचारे और इस तरह के मुद्दे हैं कि वेस्ट जो सेकुलरिज्म और इसका झंडा बरदार रहा है, या अमेरिका, कि भाई जब कुछ ऐसा होगा, जब किसी कम्युनिटी के ऊपर होगा तो लोकतंत्र और इन सब चीज़ों को करेगा। लेकिन भारत के मामले में एक तरह का जो वेस्ट का रवैया है वो आँख मूंदने वाला है, या एक किस्म का उसमें बहुत ही अपॉर्चुनिज्म है कि वो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के मुद्दे पर
इराक में कुछ अपनाएगा, अफ़गानिस्तान में कुछ अपनाएगा, और हिंदुस्तान चूँकि उसको लगता है कि उसके सर्वाइवल के लिए, उसके इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार है, तो वहाँ से वो आंखें भी फेर सकता है, वहाँ पर उसके लिए जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे आंख फेर के और अपने फ़ायदे उठाने का में कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो जिम्मेदारी थी जो वेस्ट की, जो जिसका वो स्वयंभू दावेदार एक टाइम पे हुआ करता था, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का और लिबरलिज्म का, वो भारत के मामले में काम क्यों नहीं कर रहा है? हालांकि ये पूरा ही एक अलग बड़ी चर्चा का विषय है, लेकिन वो संक्षेप में अगर इसको समझा जाए तो एक तो वह बात जो आपने कही कि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है और इस बाज़ार को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, और पूंजीवाद का नियम है कि उसमें नैतिकता कहीं रास्ते नहीं आती है मुनाफा कमाने के लिए। तो आप जितनी भी बातें कर रहे हैं वो नैतिकता की बातें हैं, जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि, और पूंजी को इससे कोई लेना देना नहीं। जब भारतवर्ष में ही नहीं है, आखिर रतन टाटा ने ही सबसे पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी भारत के नेता हो सकते हैं, या भारत के पूंजीपतियों ने ही कहा था, और उन्हीं के कंधों पर चढ़ के वे आए हैं, तो अब वे शिकायत नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक दुनिया की बात है तो एक जो विश्व में शक्ति संतुलन है, उस शक्ति संतुलन में भी भारत की उपयोगिता को देखते हुए पश्चिम उसके साथ व्यवहार करता है, अमेरिका उसके साथ व्यवहार करता है। चीन का ताकतवर होना, आप चीन को कैसे रोकेंगे, और उसके लिए इस पूरे भूभाग में कौन एक बड़ा देश है जो आपके साथ, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो वह समझौता करना पड़ेगा, और वह समझौता भारत के साथ इसीलिए किया जाता है। आप अभी देख रहे हैं रूस और यूक्रेन, रूस ने जो हमला किया यूक्रेन पर, उसमें भारत के रवैये को देख रहे हैं, और अमेरिका जिस तरह भारत से बात कर रहा है उसको भी आप देख रहे हैं जी। तो अव्वल तो खुद अमेरिका और यूरोप के हाथ दूध के धुले हुए नहीं हैं। वो यमन हो या इराक हो या तमाम जगह हो, अफगानिस्तान हो, उसमें जो उन्होंने किया है उससे उनकी विश्व नैतिक स्थिति बहुत संदिग्ध है। और दूसरे के इस शक्ति संतुलन में उनको चीन को रोकना, तो यह दुविधा कि क्या भारत इस्तेमाल होगा नहीं होगा। पाकिस्तान की स्थिति एक अस्थिर है, पाकिस्तान के साथ चीन ने अपना रिश्ता कायम कर लिया है, तो इसी वजह से पश्चिम बोलता है फिर चुप हो जाता है। जैसे अभी अमेरिका के मंत्री ने, एंटनी ब्लिंकन ने, ब्लिंकन मंत्री ने, अमेरिका के अधिकारी ने चिंता व्यक्त की है, लेकिन वो बहुत सावधान शब्दों में की गई, डिप्लोमेटिकली की है। यहाँ तक कि बाराक ओबामा या दूसरे लोगों ने जिस प्रकार स्पष्ट कर दिया था वैसे भी नहीं है। तो इस बाध्यता को भी हमें देखना चाहिए जिस बाध्यता में वे पड़े हुए हैं, और भारत की उपयोगिता को, जो उपयोगिता विश्व राजनीति में उसकी है, उसका इस्तेमाल किया जैसे। तो हम बाहर के उनकी तरफ समर्थन पे हम निर्भर नहीं कर सकते। हालांकि हमें यह तो मानना ही पड़ेगा जो आपने कहा कि अब हम सारे लोग सिर्फ भारत के नागरिक नहीं हैं, विश्व समुदाय के सदस्य हैं, और विश्व समुदाय उदासीन नहीं रह सकता है वही जो भी भारत में हो रहा है उसको लेकर। मतलब इस तरह की स्थितियां जब भी आई हैं सामुदायिक टकराव के बड़े बड़े, तो हस्तक्षेप करता रहा है दुनिया अलग अलग हिस्से, लेकिन भारत के मामले में ऐसा कोई डिटरेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा है। शायद उसकी मतलब आपने बहुत सारे अच्छे तरीके से उसको समझाया है। अर्शी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि क्यों दुनिया का जो डिटरेंस भारत के ऊपर काम नहीं कर रहा? आपकी कोई अपनी राय, या फिर आप सहमत हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद से? लाइक आई अग्री जो सर ने बोला, और ऑल्सो एक ना मुस्लिम्स के लाइक विद इन द कम्युनिटी काफी होपलेसनेस आ चुकी है, एज इंडियंस होपलेसनेस है। तो हमारा एक ही सपोर्ट वी आर लुकिंग फॉर इज की इंटरनेशनल कम्युनिटी से। तभी जब हम सोशल मीडिया पे, बिकॉज वही हमारे पास एक ही वे है उनसे कम्युनिकेट करने का कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे लीडर्स, इतना सारा वायलेंस हुआ, एक भी लीडर ने कुछ भी नहीं बोला। आई थिंक अगर हमारे इंडियन लीडर्स एक बार कुछ बोल दे, कंडेम कर दे ऐसे वायलेंस को, सो मे बी एट सम लेवल कम हो जाएगा या कहीं पे रुक जाएगा। पर कोई कंडेमनेशन अपने से ही नहीं है, तो हम ऑफ कोर्स इंटरनेशनली देखेंगे कि आके इसको कंडेम करो, और अगर इंटरनेशनली भी वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ऑनेस्टली क्या रह जाएगा? दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। लाइक एज अ लास्ट रिसोर्ट अगर आप देखेंगे, क्योंकि अभी पिछले ही हफ्ते मैं देख रहा था 2 दिन के लिए हैशटैग चल रहा था एक ट्विटर पे, मुस्लिम जेनोसाइड अलर्ट नाम का, और काफ़ी लोग जर्नलिस्ट से लेके सब उस पर ही बात कर रहे थे, और काफ़ी एक्चुअली यूएस के पॉलिटिशियंस ने भी उस पर ट्वीट किया कि देखो ये हो रहा है, ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और ये सब रामनवमी के एस्केलेशन के बाद हुआ था।
था। तो आपको ये एक मूवमेंट भी दिखाई दे रही है इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, बट लेकिन वर्ल्ड वाइड एक मुस्लिम सॉलिडारिटी भी दिखाई दे रही है आपको कि ये जो इंडिया में हो रहा है वो देखिए ये बहुत गलत हो रहा है और कुछ तो करना चाहिए इसके बारे में। तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड आर्शी क्या बोल रही है। एक और चीज मैं इसमें जानना चाहता हूं। अर्शी ने, सॉरी अतुल, अर्शी ने जो एक बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके दो हिस्से हैं। एक कि अगर यहाँ के नेता इसकी भर्त्सना करें, और नेता दो तरह के हैं, एक जो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जब इसके बारे में कुछ बोलेगा तो उसकी जनता के साथ उसका समझौता है। जैसे आपको याद होगा कि एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तुम मुझे गोली मार दो लेकिन किसी और को कुछ नहीं कहो। तो उनकी जनता ने यह समझ लिया कि यह जो इन्होंने कहा है ये दुनिया को दिखाने के लिए कहा है, इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनता और नेता का संबंध बहुत स्पष्ट है, वो एक तरह की डॉग विसल है और दूसरे कूट भाषा का इस्तेमाल है कि मैं अभी ये कह रहा हूँ लेकिन तुम ये समझ लो कि मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ, तुम जो करना चाहते हो करते रह सकते हो, ये मैं दुनिया को दिखाने के लिए कह रहा हूँ। तो जनता भी उसको उसी प्रकार ग्रहण करती है। लेकिन दूसरा पक्ष है विपक्षी नेताओं का, और यह बहुत चिंता का विषय है कि उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। ये बहुत सही है। राहुल गांधी का एक ट्वीट है, दिग्विजय सिंह जी का बयान है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट रूप से मुखर रूप से बाहर निकल के बयान नहीं दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं है, जिनकी अब राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा बहुत स्पष्ट है, उनका कोई बयान नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का तो नवरात्रि पर मीट बैन के दुकानों के पे मीट बैन वाला भी कोई बयान नहीं आया। तो दिल्ली का मामला था। तो इसका अर्थ यह है कि क्या अब भारत में इसको लेके एक राजनीतिक एकमत्य हो गया है कि आप मुसलमानों पर हमला कर सकते हैं और हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये मुसलमान मतदाता भी हैं आपके, मैं अगर बहुत संकीर्ण अर्थ में कहूँ, और यह आपके मतदाताओं पर हमला हो रहा है। अगर अखिलेश यादव से यह कहा जाए या समाजवादी पार्टी से कहा जाए या आम आदमी पार्टी से कहा जाए कि यह आपके मतदाता हैं, बहुत ही संकीर्ण अर्थ में आप देखिए, तो आप अपने मतदाताओं पर हमले पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। और क्या आपने ये मान लिया है कि पूरा हिंदू समाज अब इस तरह से भ्रष्ट हो चुका है कि उससे बात नहीं की जा सकती है? ये बहुत भयानक बात होगी। तो इसलिए विपक्षी नेताओं का एक दायित्व है कि वे बोलें स्पष्ट रूप से, अपने लोगों से बात करें कि यह जो हो रहा है यह बिल्कुल ही अस्वीकार्य है, इसको नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में हम लोगों को आदत नहीं रही है साथ रहने की, हिंदू मुसलमान साथ रहते आए हैं। मुझे ताजिया के जुलूस याद हैं जिसमें हिंदू औरतें इंतज़ार करती थी ताजिया के आने का, और ताजिया के नीचे से अपने बच्चों को निकालती थी। उसको माना जाता था कि एक आशीर्वाद मिलेगा मज़ार के आगे। या उसी तरह रामनवमी के जुलूस में शरबत पिलाना, पानी पिलाना मुसलमानों का। तो हम सब मिलजुल कर मनाते रहें, तो हमारी परंपरा में ये चीज़ रही है, इसके बारे में हम क्यों नहीं बात कर सकते? इतनी मामूली सी बात। अर्शिबत बोलिए। आई वांट टू से कि जैसे अब ये सब जैसे सर ने बोला, पर एक मेन स्ट्रीम मीडिया का भी काफी हाथ है कि अगर ऑपोजिशन लीडर्स कुछ बोलते हैं तो उसको कैसे तोड़ मरोड़ के एक स्पेसिफिक ऑडियंस को हमें पोर्ट्रे करना है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया, अगर मेजोरिटी से भी बात करें तो बात नहीं हो सकती। अगर आप सर्टेन एंगल ही दिखाएंगे वायलेंस का तो मेजोरिटी तो ऑफ कोर्स अग्री, जो आप दिखाएंगे वो वही उसी चीज को मानेंगे। हम विद इन कम्युनिटी हमें पता है, बट आउटसाइड। हाँ, ये अर्शी का कहना बहुत ठीक है। मीडिया का एक जो दूसरी घटना हुई है वो है मीडिया का, जैसे पुलिस और प्रशासन का, वैसे मीडिया का पूरी तरह से सांप्रदायिकरण। बिल्कुल। और मीडिया का एक विचारधारात्मक रुख ले लेना जो कि हिंदुत्ववादी रुख है। हमने इस प्रकार बहुत सारी बातें, कई सारे पॉडकास्ट किए हैं मीडिया के पतन पर, और कई बार अब तो लगता है कि मतलब वो इतना दोहराव हो गया है, इतनी बार वही सारी बातें कर चुके हैं हम लोग। आपने विपक्ष का जिक्र किया पूर्वन जी, मैं उस पर एक और उसके एक पहलू पे जाना चाह रहा था। जब भी बहुत ताकतवर सरकारें आती हैं तो हमने देखा कि राजनीतिक मोर्चा उसके विपक्ष में उसके खिलाफ बहुत मजबूती से बना, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हूँ तो जेपी, और एक वो संपूर्ण क्रांति का एक बड़ा मोर्चा बना जिससे अपदस्थ हुई और एक कंट्रोल लगा। या फिर राजीव गांधी बहुत ताकतवर थे, 400 से ऊपर उनके पास सीटें थी, तो वीपी सिंह ने एक मोर्चा बनाया और उनको अपदस्थ की, जिससे कि वो ताकत अनकंट्रोल्ड नहीं चली जाती है।
आज की मैं स्थिति देख पा रहा हूँ तो ये जो अतीत के हमारे उदाहरण हैं उनसे एकदम एक अलग जो घटना हो रही है वो ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर हो गए हैं, लेकिन पूरा विपक्ष, तब मीडिया भी एक रोल अदा करता था, बहुत सक्रिय रोल अदा करता था राजनीति में, पूरा विपक्ष, पूरा मीडिया, इतने तमाम छोटे छोटे घटनाओं, मैं इन घटनाओं की गंभीरता को कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर सारा का सारा विपक्ष और सारा का सारा मीडिया, मतलब जो बचा खुचा मीडिया, एक तो बड़ा हिस्सा मीडिया का सरकार के पक्ष में हो गया, वो आज यहाँ हेट स्पीच हुई, वो 3 दिन का बहस का मुद्दा है, उसके एक खरगोन में कोई घटना हुई वहाँ पर मुद्दा, तो ये जो फोकस पूरी तरह से वो डाइवर्टेड है लोगों का, विपक्ष का भी, राजनीतिक दलों का भी और मीडिया का भी, बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं। ऐसे में वो जो बड़ी लड़ाई थी जो हर समय में हुई कि जब तक सत्ता नहीं बदलेगी, जो चाहे इंदिरा गांधी से जुड़ी रही हो, चाहे राजीव गांधी से जुड़ी हो, चाहे आज जो ज़रूरत है, वो मोर्चा कहीं सस्ता हुआ दिख ही नहीं रहा है राजनीतिक स्तर पर, विपक्ष के स्तर पर। ये वो उसको बहुत सफलतापूर्वक एकदम बहुत इस तरह के अलग अलग और एक साथ बहुत सारी घटनाओं में व्यस्त कर दिया गया। व्यस्त कर दिया गया कहना गलत है, क्योंकि इनमें से कोई राजनीतिक दल उसमें व्यस्त ही नहीं है। यानी अगर ऐसा भी हो कि हरिद्वार में हुआ तो उसमें राजनीतिक दल गए, व्यस्त हुए, उनके नेता गए, वहाँ के लोगों से बात की, कोई कुछ नहीं कर रहा है जी। असल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई तो क्या आप स्वयं समुदाय के भीतर गए, नेता वहाँ गए, उन्होंने चर्चा करने का प्रयास किया? जो दिख रहा है वह एक तरह की निष्क्रियता है और हताशा है विपक्ष में। और विपक्ष को यह सोचना पड़ेगा कि उसका काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के पहले एक और लगातार चुनाव लड़ने के बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह घृणा प्रचार लगातार करते रहते हैं, जो उनके मतदाता का निर्माण भी है। तो प्रश्न यह है कि ये सारे राजनीतिक दल अपने मतदाता का निर्माण कैसे कर रहे हैं। और दूसरी बात कि इनमें से अलग अलग दल अलग अलग समय कहते रहते हैं, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि इसके बाद चुनाव संभव नहीं होंगे, आपको याद होगा। राहुल गांधी ने कहा कि जब संस्थान ही साथ नहीं है तो संविधान के बचने का प्रश्न नहीं है। बाकी दलों ने भी कहा, सीपीएम अब इस नतीजे पर पहुंची है कि इसे मोटा मोटी तौर पर नहीं, ये फांसीवाद है। तो अगर यह फांसीवाद है तब आपका दायित्व है कि आप सारे लोग अपने मतभेद भुलाकर एक मंच पर आए। इससे जनता को भी पता चलता है कि स्थिति बहुत गंभीर है। लेकिन यदि आप राजनीतिक तौर पर वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे 10 साल पहले कर रहे थे, तो जनता को लगता है कि स्थिति सामान्य है। लेकिन एक छोटी सी और चीज कि जेल जाने का डर जैसी चीजों को त्यागना पड़ेगा, नेता तो इससे नहीं उबर पाए। देखिए, कुछ चीजें बदली हैं, ये बहुत बड़ा डर है। जैसे मुझे उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनमें डर ये है कि अगर जेल में डाल दिया गया तो वो निकल ही नहीं पाएंगे, फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो यह है, लेकिन जैसा आपने कहा कि उस डर को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उस डर को छोड़ेंगे नहीं तो यह चीज़ बढ़ती चली जाएगी और फिर आप कभी नहीं उठ पाएंगे। ये जो आप कह रहे थे कि सबको साथ आके एक जनता को दिखाना पड़ेगा, एक वाकया याद आता है, महागठबंधन जब बना था कुछ सालों पहले बिहार में, उसकी बात कर रहा था। तो एक पहले जो चीज़ हुई थी वो होने के बाद वो ये थी कि सारे मीडिया ने चला दिया कि मोदी अब इतने पावरफुल हो गए हैं कि इतने बड़े बड़े दिग्गज साथ में आके उनसे लड़ रहे हैं। मतलब ऐसे वो अस वर्सेस देम फिर से उन्होंने क्रिएट कर ही दिया वहाँ पे। मुझे लगता है कि एक तरीके से उन्होंने जो भी हुआ था वो नैरेटिव जो बिल्ड हुआ था उसकी वजह से अब मुझे लगता है ऑपोजिशन लीडर्स में एक डर भी बैठ गया है कि अगर हम साथ में आ जाएंगे और ये फिर से नैरेटिव क्रिएट हो जाएगा तो पावरफुल कौन हो रहा है, तो मोदी जी पावरफुल हो रहे हैं। तो एक तरीके से आई थिंक उनका मीडिया टेक ओवर इस हद तक पहुंच गया कि आप कुछ भी करेंगे तो वो स्पिन करके बीजेपी के फेवर में कैसे होगा वो दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे आर्शी ने भी कहा, वॉट अबाउटरी जो होती है हमेशा, कि अगर आप दिखाओगे कि अरे द्वारका में ये इंसिडेंट हुआ, तो मुझे पता है अभी यूट्यूब पे जाएगा तो आएंगे ना 10 कमेंट आएंगे उसमें कि अरे बंगाल में हुआ था उसके बारे में आपने क्यों नहीं बात किया, अरे वहाँ पर जो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ था उसके बारे में आपने क्यों नहीं बात किया, या फिर ममता बनर्जी ने जो बयान दिया उसके बारे में क्यों नहीं बात किया। जैसे
जैसे कि मैंने ठेका ले रखा है कि मैं ममता बनर्जी के बारे में बात करूंगा, इसके बारे में बात करूंगा, उसके बारे में बात करूंगा। तो बट ये इतना एक तरीके से एक सिस्टमैटिक एक टीचिंग होती है ना, वो भी दी गई है लोगों को कि अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल कर रहा है तो व्हाट अबाउटरी में घुस जाओ आप। तो ये तरीके का आई थिंक ट्रेनिंग ही हो रहा है कि आपको अगर कोई भी इंसिडेंट आपके कम्युनिटी को बुरा दिखाते हुए दिखा रही है तो दूसरी कम्युनिटी बुरी है बोल दो जल्दी से। और स्पेशली जैसे कि जब ये वायलेंस का भी हुआ था तो काफी लोगों ने लाइक फ्रॉम मेजॉरिटी कम्युनिटी कि अफगानिस्तान में भी तो हो रहा है, ये बांग्लादेश में भी तो हिंदूज का अगेंस्ट हो रहा है, तो अब तो तुम यहाँ पे तुम्हें देखना ही पड़ेगा। आखिरी कमेंट इस मुद्दे पर अपूर्वानंद जी से लेते हैं और फिर हम अपने आखिरी और अगले और आखिरी विषय पर जाएंगे। नहीं, जैसे मेघनाथ कह रहे थे कि ये इतना दिलचस्प है कि जब भी और इस तरह की घटनाएं और इस तरह के उदाहरण तो अब सैकड़ों में हैं, हर रोज मिलते हैं, लेकिन हर रोज इस तरह के नए 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 उदाहरण आपको मिलते हैं दिल्ली में, मथुरा में, दूसरी जगह। तो टेलीविज़न चैनल पर सारे लोग एक अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 वर्ष पुराना एक बयान छोटा सा वो लाके पूछने लगते हैं उसके बारे में क्या। जैसे अभी भी मैंने देखा कि एक बड़े टेलीविज़न एंकर ने फिर से असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया और उन्हीं पर वो बरसने लगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत विचित्र बात थी कि गाली गलौज मुसलमानों को दी जा रही है। जैसा आपने कहा कि आप दरअसल ही साबित करना चाहते कि नहीं इसका एक तरह का भड़कावा हमको मिला था, इस वजह से हम कर रहे हैं। तो आप खोज कर निकालते हैं, और खोज कर क्या निकालते हैं? नरेंद्र मोदी कुछ बोलें, अमित शाह कुछ बोलें, अनुराग ठाकुर कुछ बोलें, सारे मंत्री कुछ बोलें, ये जो आपके सुदर्शन टेलीविज़न वाले हैं वो बोलें, मोहन भागवत बोलें, हर के बोलने के समय सिर्फ ओवैसी ने वह कहा था, वह एक वीडियो क्लिप, उसके बारे में आपका क्या कहना? बिल्कुल। तो इस प्रवृत्ति पर तो खुद ही हमको सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते, मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से हमने इस मसले पर बात की है आज। दो घटनाएं हुई हैं, दोनों को एक साथ जोड़कर मैं समझने की कोशिश करूंगा। एक तो गृह मंत्री का बयान आया है कि भाई जो हिंदी है उसको अंग्रेज़ी की जगह अब उसको स्थान दिलाया जाए और पूरे देश की एक कॉमन भाषा की जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज के तौर पर, बैरियर के तौर पर एक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और एक चीज़ इससे एक चिंता पैदा हुई, हालांकि भाषा शब्दों का हेरफेर किया गया कि कुछ लोगों ने कहा कि एक बार फिर से इसे थोपने की कोशिश की जा रही है। साउथ में इसको लेकर हमेशा से एक एंजाइटी रही है कि हिंदी लैंग्वेज को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से। दूसरा बयान आया है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने कहा कि अगले 15 सालों में अखंड भारत बन जाएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि एक तो हिंदी को एक किस स्तर की लड़ाइयाँ हम लोग लड़ रहे हैं कि एक तो हिंदी को अभी हम पूरे देश की भाषा नहीं बना पाए, चाहे जो भी उसके शॉर्ट कमिंग्स हो, और दूसरा हम ये चाह रहे हैं कि अखंड भारत बन जाए। इस देश के जो 15 करोड़ 20 करोड़ 21 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान हैं वो हमसे नहीं संभाले जा रहे हैं। अखंड भारत के स्थिति में जब हमारे पास लगभग आधे का 50% तो ये कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? मोहन भागवत, उन्होंने डेफिनेशन नहीं दिया ना कि क्या है अखंड भारत एग्जैक्टली। मुझे वह करने में इसलिए दिक्कत है कि फिर आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या होगा। क्योंकि देखिए, अखंड भारत जब ये बोलते हैं तो ये दरअसल बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आदि के अपने मतदाताओं से बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके मन के अंदर जो एक कुंठा है उस कुंठा को वो सहला रहे हैं। लेकिन वो इसका क्या मतलब है कि क्या आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इन सबको ख़त्म कर देंगे, उनको आपस में मिला लेंगे? क्या करेंगे आप? एग्जैक्टली। तो ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। वह आप स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक काम हो रहा है और यह हम हंस सकते हैं, हम सारे लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन उनका काम हो रहा है। क्योंकि वह दरअसल अपने मतदाताओं में ये भर रहे हैं कि देखो अखंड भारत था, नहीं बन पा रहा है, उसके रास्ते में कुछ लोग बाधक हैं और उस बाधक को ख़त्म करने के लिए इनकी ज़रूरत है, तो इनको बना के रखिए। तो उनको पता है कि अखंड भारत जैसी चीज़ कोई चीज़ थी नहीं, कोई चीज़ होगी नहीं, लेकिन उसका प्रचार करते रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अखंड भारत यानी क्या? इंडोनेशिया क्यों नहीं? अखंड, अगर भारत का मतलब भारतीय संस्कृति है, ठीक है, तो भारतीय संस्कृति अगर है तो कनाडा में भी भारतीय संस्कृति है, अमेरिका में भी अब मंदिर बन रहे हैं, इंग्लैंड में भी हैं, तो फिर अखंड भारत में लंदन ही क्यों नहीं?
और ये तो कहते हैं कि अमेरिका ही क्यों नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए ये अखंड भारत दरअसल वही है, अपने आधार को लगातार बनाए रखने का एक साधन है कि आप वो बोलते रहें। आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, वो एक संघ के कुछ लोगों के बीच से वो इस तरह के बहुत सारे लॉजिक आते हैं कि जोड़ जोड़ के नाम लोग के कि कैसे कहाँ तक भारत फैला था। तो एक लॉजिक आता है कि डेनमार्क भी कभी भारतीय संस्कृति का हिस्सा था, असल में उसका नाम धेनु मार्ग था जो डेनमार्क हो गया, इसीलिए वहाँ सबसे ज़्यादा गाय और सबसे ज़्यादा दूध पैदा होता है। हम लोग मजाक करते हैं, लेकिन यह एक हीन भावना है जी। जिस हीन भावना का इस्तेमाल किया जाता है कि हम बहुत विस्तृत थे, बहुत सिकुड़ गए हैं, फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार इसके लिए मुसलमान हैं। जिम्मेवार ब्रिटिश को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराते तो? नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप आनंद मठ पढ़िए। हाँ। ब्रिटिश को उस समय एक तरह का सहयोगी ही देखा गया मुसलमानों के खिलाफ, तो इसलिए हमेशा उनकी बात एकदम नहीं होती है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी सारा आख्यान देखेंगे तो मुसलमान ही है ना। जी जी। अंग्रेज, ब्रिटिश, ईस्ट इंडिया कंपनी या कहीं उनके आख्यान में कहीं है नहीं। लेकिन आपने अतुल हिंदी की बात की, हिंदी की स्थिति भी बहुत मज़ेदार है, क्योंकि जिस हिंदी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम, आप और सारे लोग, खड़ी बोली हिंदी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 में कहा कि खड़ी बोली हिंदी नए चाल में ढली, है ना, खड़ी। लेकिन उस वक्त देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली का आंदोलन चला, और यह आंदोलन मूल रूप से जिसको आप अरबो पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाने वाली, बहुत लोग उसको हिंदवी कहते हैं, बहुत लोग रेख्ता कहते हैं, बहुत लोग उर्दू कहते हैं, और ये तय करना बहुत मुश्किल है कि जो पहले उर्दू था वह अब हिंदी है या पहले जो हिंदी थी वह अब उर्दू है। हिंदुस्तानी जो भाषा थी वो उर्दू और हिंदी नहीं, हिंदुस्तानी एक भावना थी। वो भावना जो महात्मा गांधी ने पेश की, और उनका कहना यह था कि यह जो झगड़ा है, क्योंकि खड़ी बोली देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी किसकी जगह लेगी, तो वह झगड़ा शुरू हुआ 19वीं शताब्दी के बिल्कुल अंत में, और वह एक बड़ा आंदोलन चला इस देवनागरी लिपि में, और उस पर कई किताबें लिखी गई हैं, और सबसे संक्षिप्त किताब आलोक राय की है, हिंदी राष्ट्रवाद, हिंदी नेशनलिज्म, और बहुत सारी किताबें हैं। तो वह उर्दू विरोधी आंदोलन था मुख्य रूप से, राइट, ठीक, क्योंकि तब तक सिस्टम और सब जगह इस्तेमाल होती थी। हाँ, तो फिर वह चीज़ हमारे मनोविज्ञान में, सामाजिक मनोविज्ञान में शामिल हो गई, हिंदी के सामाजिक मनोविज्ञान में, और यह चली 1947 और उसके बाद तक चली, जिसमें दिल्ली में और दूसरी जगह जब उर्दू विरोधी आंदोलन चले, और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी जब उर्दू विरोधी बातें कर रहे थे, और दिल्ली में जब उर्दू विरोधी आंदोलन चल रहा था, तो उसके पोस्टर उर्दू में लगे थे जी। क्योंकि दिल्ली में कोई हिंदी पढ़ नहीं सकता था, तो आपको उर्दू की आलोचना भी करनी है तो उर्दू में ही करनी है। तो यह एक हिंदी के साथ विशेष बात थी जिसको समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह भी बात थी कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में एक सहज स्वीकार्यता हिंदी को लेकर होने लगी। आखिर गांधी गुजराती थे, उन्होंने हिंदी सीखी, है ना, उन्होंने हिंदी के लिए संस्थाएं बनाई, और गांधी ने इस विरोध को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रस्ताव किया कि हिंदुस्तानी, और उन्होंने कहा कि हमें हिंदी उर्दू दोनों सीखनी चाहिए। सुनीति कुमार चैटर्जी ने उनसे कहा कि अब ज़रा मुश्किल होगा, उन्होंने कहा नहीं, मुश्किल नहीं होगा, थोड़ी मेहनत करो, सीख जाओगे। सुनीति बाबू बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे, हमको पता है। तो गांधी का यह प्रस्ताव जो हिंदुस्तानी का था, इस प्रस्ताव को लेकर भी उहापोह है, क्योंकि शुद्धतावादी हिंदी वालों ने कहा कि शुद्ध हिंदी होनी चाहिए। शुद्ध हिंदी का मतलब क्या है? उसमें उर्दू शब्द नहीं होने चाहिए, उर्दू शब्दों को आप हटा दें, वही शुद्ध हिंदी होगी। तो जैसे आप शुद्ध घी खाते हैं, इसे भारतवर्ष में होता है कि हम शुद्ध घी नहीं कहते, हम शुद्ध घी कहते हैं, क्योंकि उनको उसकी आशंका है। तो हर जगह हिंदी को शुद्ध बनाने का प्रयास, इसलिए आप जब स्कूलों में चले जाएंगे, अगर कोई लड़की लिख देगी आसान, तो उसको काट कर हिंदी अध्यापक सरल कर दीजिए कि नहीं, आसान ठीक हिंदी नहीं है, सरल ठीक हिंदी है। तो एक तो यह, दूसरी की संविधान सभा में जो पूरी बहस चली हिंदी को, उस बहस को पढ़ना चाहिए, उसमें ये सारी चिंताएं आ रही हैं, सब कुछ आ रही, और सब ने बहुत समझदारी के साथ तय किया कि नहीं, हम हिंदी को अभी नहीं लागू करेंगे, हम राष्ट्रभाषा नहीं बनाएंगे। संविधान में राष्ट्रभाषा जैसा कोई चीज नहीं है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। आपने सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में रखा, तो
दक्षिण भारत ने कहा, भारत में 1000 से ज़्यादा भाषाएं हैं, इस बात को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। आखिर हिंदी सब का दावा क्या है? हिंदी का दावा यह है कि उसको बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सिर्फ संख्या बल ही है ना आपका दावा? बहुसंख्यकवाद है सारे उसके। हाँ, तो बहुसंख्यकवाद ही हुआ ना, बिल्कुल, कि आप इस संख्या के बल पर आप बाकी भाषाओं के दावे को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन एक दिलचस्प लेख लिखा है टी.एम. कृष्णा ने, और वह नुक्ता मुझे काफ़ी अपीलिंग लगता है, जिसको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार जो कहा गया है, और हर बार बहुत चतुराई से कहा जाता है, इस बार कहा गया है कि हमें दरअसल अंग्रेजी की जगह हिंदी अपनानी चाहिए संपर्क भाषा की। हाँ, इस बार तो वही। हाँ, वो मैं वही पूछने वाला था कि तो हिंदी अगर आपको उसका इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तो मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव शायद ये नहीं है कि बाकी के भाषाओं को, जो भारतीय भाषा है कोट अनकोट, उनको दबाना है, बट ऑब्जेक्टिव ये है कि इंग्लिश को हटाना है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो एनिमिटी, अगर आप बोल सकते हैं, जो हिंदी भाषावादी या फिर जो प्रोपोनेंट्स हैं, उनकी जो एनिमिटी है वो बाकी के भाषाओं के खिलाफ नहीं है। एक तो उर्दू के खिलाफ ज़रूर है, लेकिन दूसरी है इंग्लिश के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से मुझे कभी कभी लगता है कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी प्ले करता है वहाँ पे। दोनों चीज़, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, और वो तो हर जगह करता है ना। मुसलमान को लेके भी कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मुसलमान मर्द ज़्यादा आकर्षक होता है, मुसलमान गोश्त खाते हैं तो मुसलमान मर्द ज़्यादा खूबसूरत होता है, हमारी लड़कियां। तो ये पूरा एक कुंठा है। लेकिन टी.एम. कृष्णा ने जो इशारा किया है वो ये कि इसमें एक बहुत सूक्ष्म राजनीति है। वो ये कि अंग्रेजी मतलब क्या? बाहरी। तो आपको एक बाहरी को हटाना है। अब हर चीज़ में एक जो स्थायी चीज़ है वो है बाहरी। मुसलमान बाहरी है, उर्दू बाहरी है, लेकिन यह कहने की जगह अगर हम अंग्रेजी को पेश करते हैं तो अंग्रेजी शब्द नहीं है, बाहरी शब्द वहां पर प्रमुख है, कि आप दरअसल बाहरी को हटा रहे हैं। ठीक। अब इसमें दूसरी बात भी कही गई, जो एक तरह का चारा है जो हिंदी वालों को दिया जा रहा है, कि हिंदी को हम अनिवार्य कर देंगे, उसके चलते इतने पद पैदा किए जाएंगे, सृजित किए जाएंगे, हिंदी शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। तो कोई पूछ सकता है कि भाई सिर्फ हिंदी शिक्षकों के पद आप क्यों सृजित करना चाहते हैं? मिजोरम में हिंदी शिक्षकों के पद आप सृजित करेंगे, असम में असमिया शिक्षकों का क्या होगा, मिजो शिक्षकों का क्या होगा? और त्रिभाषा सूत्र की हत्या तो हिंदी ने की ना, हिंदी वालों ने। त्रिभाषा सूत्र में आप कर्नाटक जाइए, आप केरल जाइए, हिंदी जानने वालों की संख्या बहुत है, क्योंकि उन्होंने उसको ईमानदारी से लागू किया, हिंदी सीखी। हिंदी इलाकों में क्या हुआ? चिरकुटाई हो गई। हिंदी इलाके में हमने हिंदी सीखी, वो भी कितनी हम जानते हैं, और संस्कृत सीखने लगे, और संस्कृत ले ली। संस्कृत में हमारे स्कूल में भी हम जब थे तो मजाक चलता था कि आप स्याही छिड़क दें, कहीं ना कहीं विसर्ग लग जाएगा, और पेन चला दें, हलंत लग जाएगा। तो और पंडित जी अंक दे देंगे। तो संस्कृत भी दरअसल हमने सीखी नहीं, हम सीखना नहीं चाहते थे, अंक लेना चाहते थे। इस प्रवृत्ति को कि हमने कोई दक्षिण भारतीय भाषा नहीं सीखी, हमने कोई दूसरी भारतीय भाषा नहीं सीखी, हमने कहा कि हिंदी ही मुख्य धारा है, तो देश के सारे भाषा भाषियों का जिम्मा है हिंदी सीखना, हम कुछ नहीं सीखेंगे। हमसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली आरशी। एक आपसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप हिंदी में कितना कंफर्टेबल है वैसे? हाँ, मतलब नॉर्मल स्पीकिंग उसमें तो बोल सकते हैं, बट जब जैसे सर की जैसी हिंदी है तो नहीं, मुझे मेरी तो रोजी रोटी ही हिंदी है, इसलिए मुझे मैं क्या रोजी रोटी हिंदी है। नहीं, ये जो है, और इसने एक बड़ा नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा मौका जाया किया कि अगर जैसे जिस ईमानदारी से साउथ में त्रिभाषा फार्मूला लागू हुआ वो यहाँ पे भी लागू होता, यहाँ पर भी कन्नड़ पढ़ाने वाले, तमिल पढ़ाने वाले, तेलुगु पढ़ाने वाले, अलग अलग भाषाओं के लोग आते और रहते, तो वो जो इंटरमिंगलिंग होती वो दूसरे लेवल की होती। आज हमारे स्कूलों में संस्कृत के नाम पे वही हिंदी पढ़ाते हैं, मास्टर साहब वही संस्कृत पढ़ाते हैं, तो त्रिभाषा के नाम पे आपने उसको चूना लगा दिया पूरे। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था आरशी से क्योंकि मुझे याद है स्कूल में टेरराइज किया जाता था हमको हिंदी को लेकर। मतलब हमारे जो भी टीचर थे, मुझे याद है कि मेरे जो भी टीचर है क्रूएल टीचर्स थे। जैसे आपने वो शाही छिड़कने वाली बात की है के ऊपर मैंने एक दिन डॉट लगाया तो इतना पीटा मुझे कि उसके बाद मैं डर गया कि बॉस ये क्या हो रहा है। और हैंड राइटिंग गलत है तुम्हारी, या फिर मिस्टेक्स बहुत होते हैं, तो रोज 2-2 पेजेस लिख के सामने जाओ, फिर उसमें से मिस्टेक्स निकाल के और मारेंगे। तो एक मेरे दिमाग में एटलीस्ट, और मेरे जैसे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सॉर्ट ऑफ टेरर बैठ गया था हिंदी का। और
उसी ऑपोजिट चीज़ होती थी कि हमारी इंग्लिश की टीचर बहुत अच्छी थी, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने वो लैंग्वेज ज़्यादा जल्दी पिकअप की, इंटरेस्ट ज़्यादा आया उसमें, बुक्स भी वही लैंग्वेज के ज़्यादा पढ़े मैंने। हिंदी एक तरीके से मैं स्किप करता था क्लास या फिर अवॉइड ही करता था मोस्टली। तो मेरा सुझाव होगा कि इस प्रश्न पर तो हम लोग अलग बात करें, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा सवाल है। हिंदी की पढ़ाई, हिंदी की पाठ्य पुस्तकें, हिंदी के अध्यापक, आपके साथ जो किया जाता था उसके पीछे रवैया वही था, शुद्धतावादी। आपने अनुस्वार कैसे लगा दिया। अब कोई बच्चा या कोई बच्ची भाषा सीखता कैसे है? हम लोग हमेशा कहते हैं कि जिनको आप गलतियां कहते हैं वो सीखने की सीढ़ियां हैं। तो आप उस समय अगर लाल निशान लगा देंगे या एक तमाचा लगा देंगे तो आपने वहां रोक दिया, जबकि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसे और ज़्यादा बोलने को उत्साहित करें या और ज़्यादा लिखने को उत्साहित करें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप करेंगे वो चीज़ें खुद ब खुद धीरे धीरे छंटती जाएंगी और आप फिर इशारा करेंगे। लेकिन हिंदी में प्रवृत्ति है कब्जा करने की, प्रभुत्व दिखलाने की, धौंस पट्टी जमाने की, अपना साम्राज्य विस्तार करने की। संयुक्त राष्ट्र की भाषा हिंदी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है ना? और भारत के दूसरे भाषा भाषी पूछ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की भाषा हिंदी होने के लिए आप कहते हैं इतना पैसा चाहिए, वो पैसा हम क्यों दें? आखिर हम टैक्स पेयर हैं। तमिल के लोग क्यों दें? तेलुगु लोग क्यों दें? एक बहुत मजे की बात, ये अजब गोरख धंधा चल भी रहा है। हर साल कुछ न कुछ इसके नाम पे चलता रहता है और वो आज तक हुआ नहीं। आशी भी कुछ कह रही थी अभी। आशी, आप कुछ कह रही थी? नहीं, मैं बस कहती कि ऑल्सो ये डिपेंड भी तो करता है हम क्या कंज्यूम ज्यादा करते हैं, कि हम हिंदी सीरीज या फिर मूवीज या फिर हम पढ़ते किस चीज में। तो अगर वो तो सेक्शन डिवाइड हो रखा है, जो उर्दू, जिनका इंटरेस्ट उर्दू में, वो सिर्फ उर्दू से रिलेटेड बातें या फिर वही बुक्स या फिर वही मूवीज सीरीज देखेंगे। हमें इंग्लिश का ज्यादा है तो हम वही कंज्यूम करेंगे। तो इट्स नॉट लाइक कि किसी का अगेंस्ट कुछ है, वो तो इट ऑल डिपेंड्स कि किस पे इंटरेस्ट ज्यादा है। एक छोटी सी चीज़ मैं, आप यहाँ पर है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी मैं बजट के डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था और एक वीडियो किया मैंने, एक प्रश्न आया कि बजट के स्पीचेस में हर बार लाख करोड़ यूज़ होता है, राइट? तो अभी मैंने कैलकुलेट किया कि कितना वेलफेयर मोदी गवर्नमेंट दे रही है, उस पर एक वीडियो बनाया तो 5 लाख करोड़ के आसपास कुछ किया। अब वीडियो में दिखाते वक्त वो 5 लाख करोड़ का जो फिगर है उसका इंटेंसिटी और इम्पैक्ट लेने के लिए सब जीरोस डाल दिए उसमें, 12 जीरोस। तो उसमें कॉमा लगाते वक्त एक सवाल आया कि अरब खरब और उसके ऊपर वाले जो है नील पद्म शंख, वो अभी यूज होते नहीं है क्या? नहीं। पर लेकिन अगर आप लाख करोड़ और उसके बाद लाख करोड़ पे जा रहे हैं और उसके बाद ऊपर जाते जा रहे हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है एक तरीके का। तो अगर आप हिंदी के भी बजट डॉक्यूमेंट्स देख, मैंने चेक किया कि मैंने हिंदी के भी बजट डॉक्यूमेंट देखे कि वहाँ पे एटलीस्ट अरब खरब यूज़ करोगे, वहाँ पे भी नहीं है। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि वो भी एक इंग्लिश ही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं या फिर कंफर्ट करने के लिए। हाँ, वो इसीलिए मैंने कहा कि हिंदी पर तो हमें अलग ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी के साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। मसलन एक दुर्घटना तो नवभारत टाइम्स ने की, जिसने शुरू किया कि जो शीर्षक होंगे उनमें अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल होगा, है ना? जैसे इंग्लिश हेडलाइंस, जैसे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, हाँ, तो अब स्टूडेंट एग्जाम में फ्रॉड हो गया, है ना? तो अब ये नागरी में जाएगा। अब यह आपका शीर्षक है, ठीक है। जैसे मैंने एक लेख लिखा जो नवभारत टाइम्स से छपा, और उस लेख में मैंने पाठ्यपुस्तक शब्द लिखा था। तो जब छप कर आया तो मैंने देखा हर जगह पाठ्यपुस्तक को उन्होंने टेक्स्ट बुक कर दिया था। तो मैंने जो उस पृष्ठ के संपादक थे उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि ये आपने क्यों कर दिया, ये तो मैंने लिखा है, मैं कभी भी टेक्स्ट बुक नहीं लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों की समझ है कि कोई पाठक पाठ्यपुस्तक नहीं समझता है। मैंने कहा ये आपकी समझ कैसे हो गई और कैसे आपने ये तय किया कि पाठ्यपुस्तक आपकी समझ ही सारी समझ, सबकी समझ होगी। लेकिन यह नवभारत टाइम्स ने शुरू किया और अब यह सारे अखबारों की भाषा है और यह सारे जनसंचार माध्यमों की भाषा है। तो हिंदी एक तरफ भ्रष्ट होती जा रही है, उसमें ताकत खत्म होती जा रही है। जैसा आपने कहा कि हिंदी को हिंदी की तरह अब नहीं बोला जाता है, दरअसल आप अंग्रेजी की तरह बोलते हैं, पूरा अंदाज वही है, लेकिन हिंदीवाद बढ़ता जा रहा है। तो दोनों चीजें साथ हो रही है, कॉन्ट्रडिक्शन है एक तरीके का, पूरा एक विरोध है आपस में, उसको समझने की जरूरत है। हिंदी वाले इसको समझते नहीं है, क्योंकि आप
कमज़ोर होते जा रहे हैं, आपकी ज़ुबान बहुत कमज़ोर होती जा रही है, वह व्यक्त नहीं कर पाती है, इसलिए आप अटकते हैं, आप कुछ बोलते हैं जिसमें आपको कोई शब्द नहीं मिलता है। मसलन आप नहीं कर पा रहे पहले हैं। बोलते हैं ये बुक हमने उठा ली, है ना, भैया बुक के लिए आपके पास किताब एक शब्द किताब, था, हाँ। तो आप किताब भूल चुके हैं, आप बाकी शब्द भूल चुके हैं, तो उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। असल ध्यान है हमारा क्षेत्र विस्तार कैसे हो, और वह हिंदी हिंदू दोनों के साथ है कि हिंदू जो था उसको पता नहीं है वो क्या था, लेकिन वो चाहता है उसका क्षेत्र विस्तार हो। तो अजान, जितने समय अजान होगी उतने समय हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन हनुमान चालीसा होता क्या है ये किसी को नहीं पता है। और एक बड़ी मजेदार वो कहा गया ना कि इनके अंदर जो इनसिक्योरिटी, जिस इन्फीरियरिटी की बात आप लोग कर रहे थे, वो जो आरएसएस या पूरा जो इनके आनुषंगिक संगठनों के अंदर है, वो इन्फीरियरिटी इनके अवचेतन में हमेशा चलती रहती है कि हिंदू लड़कों के अंदर कुछ लोचा है, इसीलिए वो मुसलमानों का आकर्षण है, और हिंदुओं की जो लड़कियां हैं वो कुछ चली हुई है टाइप, उनको भरोसा नहीं कि ये इधर रहेंगी या वो बहक जाएंगी या वो भटक जाएंगी। ये इन्फीरियरिटी इनके अंदर बहुत सतत और बहुत कांस्टेंट रूप में पाई जाती है। जिससे भी आप बात कर लीजिए, ये दो चीज़ें इनके अंदर मैंने हमेशा देखा है। मधुकेश्वर एक है जिन्होंने, पुराना है ये, बहुत एक दमित यौन कुंठा है, ये बहुत पुरानी है, 125 साल क्या मधुकेश्वर ने एक ट्वीट किया था, मैं श्रोताओं के लिए बोल दूं कि मुसलमान लड़के बड़े स्टड होते हैं या फिर कुछ कुछ उनके पीछे सब भागती है, उनको तैयार किया जाता है स्टड बनने के लिए, एक्सेट्रा कुछ भी। मैं एक आखिरी सवाल और उसके बाद हम केवल रिकमेंडेशन करेंगे, डेविल्स एडवोकेट के तौर पर है कि भाई संविधान की अल्टीमेट ये मान्यता तो थी ही कि हिंदी को संविधान सभा ने भी तय किया था कि एक समय आएगा जब हिंदी पूरे देश की भाषा बनने के योग्य हो जाएगी। उस दिशा में लगातार सरकारों को प्रयत्न करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से देखें तो भारत सरकार जो कर रही है उसमें गलती, हमने इसके इंटेलेक्चुअल पहलू पे बहुत बात की, लेकिन सरकार के कदम को अगर देखें तो वो एक उसी दिशा में बढ़ाया हुआ कदम, एक संविधान सम्मत कदम नहीं है। लेकिन आपने यह देखा कि 1960 के दशक में जब दक्षिण में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी ने जो परिवर्तन किया, यानी 15 वर्षों की जो सीमा थी और उसको उन्होंने स्थायी कर दिया कि अंग्रेज़ी को आपसी कारोबार की भाषा बनाया जाएगा। यह हमेशा ध्यान रखिए कि ठीक है संविधान ने किया, लेकिन संविधान ने जब भी किया तो यह सोच के किया कि आप इसे जनतांत्रिक तरीके से करेंगे। तो जब इसे किया जा रहा है एक प्रभुत्ववादी तरीके से, तो जाहिर है इसको लेकर शक, शुभा, संदेह होगा। और आधे मिनट में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो 1947 के पहले हिंदी को क्यों दक्षिण भारत के लोग अपना रहे थे, क्यों खुद ही अपना रहे थे? भाई हिंदी का पहला अखबार कोई उत्तर प्रदेश से तो नहीं निकला ना, वो कहाँ से निकला? बंगाल से। ठीक, तो क्यों ऐसा था कि हिंदी के संरक्षक गैर हिंदी भाषी थे? 1947 के बाद क्या बदल गया? क्योंकि 1947 के बाद हुआ कि भारत नामक राष्ट्र पर किसका प्रभुत्व होगा, और ये क्या सिर्फ उत्तर भारत के जो अपने आप को अब हिंदी भाषी कहते हैं उनका प्रभुत्व होगा? यह प्रश्न अब इससे जुड़ गया है। यह प्रश्न संघीय स्वभाव से जुड़ गया है। तो क्या आप इसको खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, और इसीलिए बाकी सारे भाषा भाषी क्षेत्र काफी सावधान हो जाएंगे। एक असुरक्षा तो पैदा ही होगी। काफ़ी लंबी बातचीत हुई। अर्शी, अगर आपको कुछ आखिरी में कहना हो हिंदी पर, नहीं तो फिर हम रिकमेंडेशन करके और अपनी चर्चा को आज रोकेंगे। नहीं, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। आई मीन आई जस्ट थिंक कि जो हिंदी में जो भी रीसेंट डिसीजन बोला गया है वो बेसिकली दूसरी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस कम करके किसी एक लैंग्वेज का ऐसा बढ़ाना नहीं चाहिए। माय पॉइंट इज ओनली दिस, व्हिच इज आई गेस मोटिव तो यही है। तो हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया अब शुरू करते हैं आखिरी चरण में। अर्शी, आप हमारे श्रोताओं को क्या रिकमेंड करेंगे इस हफ्ते? डॉक्यूमेंट्री तो नहीं, जैसे आर्टिकल रिसेंटली मैंने अभी एक तो मेरा भी आई वुड लाइक टू पिच इन, मैंने मकतूब मीडिया के लिए लिखा था, मैंने मकतूब मीडिया के लिए लिखा था गुजरात का रिपोर्ट था कि पुलिस वॉच हिंदुत्व मॉब वायलेंस अनफोल्ड, मुस्लिम्स इन गुजरात लिव अंडर फियर। सो बेसिकली हाउ कैसे हिम्मतनगर और खांबर में कैसे पूरा अनफोल्ड हुआ और पुलिस वहां पे मौजूद थी, बट दे जस्ट सॉ एवरीथिंग हैपनिंग और कुछ एक्शन नहीं लिया।
हाँ मेघनाथ, आप अपना रिकमेंडेशन दे दीजिए। मैंने एक वीडियो देख रहा था अभी, वेब 3.0 की काफ़ी बात हो रही है। वेब 3.0 का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी और NFT और ये सब चीज़ें और बहुत आ रही है। वेब 2.0 में गूगल, फेसबुक वगैरह सब आया था, और वेब 1.0 अगर आपको याद होगा AOL और याहू मैसेंजर के बारे में था, वो बहुत पुरानी बात हो गई। तो वेब 3.0 में ये सब नई नई जो चीज़ें आ रही है उसके बारे में एक वीडियो, और वो कैसे एक लिबर्टेरियन डिस्टोपिया बनता जा रहा है उसके बारे में है। तो एक म्यून कैट करके यूट्यूबर है, उन्होंने एक वीडियो किया है वेब 3.0 लिबर्टेरियन डिस्टोपिया, मैं वो रेकमेंड करूँगा। पूरा 2 घंटे का वीडियो है और पूरी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप है कि कैसे वो डेवलप हो रहा है। और दूसरा मेरे 2 वीडियोस रेकमेंड करूँगा। एक तो है 25 चीज़ें जो मोदी गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रही है वेलफेयर, उसके बारे में एक छोटा सा 6.5 मिनट का वीडियो न्यूज़ लॉन्ड्री पर। और दूसरा है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे सैंडविच बनाया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा MCD इलेक्शंस को लेकर, है कि MCD इलेक्शंस कैसे पोस्टपोन कर दिए और MCD को ट्राइफरकेट जो किया था उसको फिर से यूनिफाई करने की कोशिश हो रही है, और उसके पीछे क्या रीजंस है, उस पर एक संसद वॉच पे एपिसोड किया, वो ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू। अपूर्वानंद जी, आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे श्रोताओं को? मुझे उसका शीर्षक याद नहीं रह गया है। आज के हिंदू अखबार में गोपाल कृष्ण गांधी का लेख है। हाँ, उसे लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आज के टेलीग्राफ में जो मुख्य वैचारिक लेख है, मैं उसको भी भूल गया हूँ, लेकिन वो मुख्य वैचारिक लेख भी आज के टेलीग्राफ में जो है उसको पढ़ा जाना चाहिए। टेलीग्राफ का जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल नहीं, आप उसको अच्छा, जो मुख्य अग्रलेख होता है, मतलब अच्छा, उनका संपादकीय नहीं जी, जो संपादकीय पृष्ठ पर पहला लेख होता है, उस पहले लेख को ये 2 लेख अवश्य पढ़े जाने चाहिए, गोपाल कृष्ण गांधी का लेख और टेलीग्राफ अखबार का यह लेख। और दूसरे टेलीग्राफ अखबार की वह खबर जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस ने जो कहा है कि यह घृणा नहीं थी, जो तो उस खबर को भी पढ़ना चाहिए। जी। ये 3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। मैं जो रिकमेंड करना चाह रहा हूँ वो, चूँकि हम उस पर बात भी करना चाह रहे थे लेकिन हमने उस तरह से बात नहीं की, जो 3 मूर्ति भवन था जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आवास था, और बाद में उनके याद में उसको नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और उसके रूप में डेवलप किया गया था। अब उसको प्रधानमंत्री मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। उसमें सारे प्रधानमंत्रियों की यादगार के तौर पर एक वो बनाया गया है, तो उसका कल उद्घाटन हुआ। मैं एक वीडियो रिकमेंड करना चाह रहा था उससे जुड़ा, जो कि NDTV पर एक आधे घंटे के आसपास, थोड़ा सा ज़्यादा, आधे घंटे से ज़्यादा का होगा, रवीश कुमार का एक शो है पुराना, जिसमें वो उन लोगों के लिए है, क्योंकि नेहरू मेमोरियल बहुत ही खजाने जैसी चीज़ है, जो लोग नहीं जा सकते वो उस वीडियो के जरिए उसकी यात्रा कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और वो ऐसा नहीं है कि लोगों के दिमाग में या जहन में कुछ चीज़ें होती हैं कि नेहरू वहाँ पर रहते थे तो वो नेहरू की याद का ही मेमोरियल, वो दरअसल आज़ादी की लड़ाई का एक पूरा की यात्रा का मेमोरियल है पूरा, और उससे जुड़ी तमाम चीज़ें वहाँ पर संरक्षित हैं और रखी हुई हैं। तो वो वीडियो देखें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। इसके साथ ही हम, आप वहाँ पे विजिट करने के लिए रेकमेंड नहीं कर रहे हैं? मैं ये रिकमेंडेशन तो पूरे देश के लोगों के लिए है, तो शायद बहुत सारे लोग न पहुँच पाए, इसीलिए तो मैंने वीडियो रिकमेंड किया है। और वहाँ पर जाके तो देखना खैर अपने आप में अलग अनुभूति है, तो वो जा सकते हैं लोग। बताना चाहूँगा, वहाँ पे मैं पढ़ रहा था कि क्या क्या है एग्जैक्टली वहाँ पे। तो एक चीज़ है कि वहाँ पे कुछ मूविंग स्टैचूज भी लगाए प्राइम मिनिस्टर्स के, और बहुत ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस और बहुत सारी फैंसी वर्ड्स जोड़े गए कि तो अभी जो स्टाइल है, जैसे अभी आप देखेंगे तो मोदी जी के एक स्टाइल है, तो उसमें जो ढिंचैक म्यूजिक का बहुत बड़ा योगदान रहता है हर चीज़ में। तो आप देखिए कि जो आप हमारे साथ, हम लोग जब गोवा में थे, तो गोवा का जो पुराना जेल था, उस जेल में किस तरह से, मतलब उसमें साउंड एंड लाइट शो चलता है और रात में म्यूजिक और लाइट्स चलती रहती है, जबकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर आज़ादी के टाइम पे लोगों को गिरफ्तार करके और वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको रखा गया था। या फिर हमने जलियांवाला बाग देखा कि जलियांवाला बाग को कैसे बदल के ऐसा कर दिया गया कि अब आप जाके आपको एहसास नहीं होगा कि यहाँ पर कोई इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। आप एक्चुअली एक वीडियो भी देख सकते हैं इस पर। जो कह रहे हैं वह है जिसको आप फासिज्म का सौंदर्य शास्त्र कह सकते हैं। जो वास्तव में जर्मनी के उस सौंदर्य शास्त्र पर काफ़ी काम हुआ है हिटलर के समय के, और वह देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है और शासन बना है, तो उसका सौंदर्य शास्त्र क्या है। और आपने
जो हिंदी का शब्द इस्तेमाल किया, अंग्रेज़ी में किश जिसको आप कहते हैं KIT, तो उसका सही उच्चारण शायद किश है। तो वह पूरी एस्थेटिक्स या वह पूरा सौंदर्य शास्त्र जिसमें फूहड़पन और एक भड़काऊ और हाँ जो रंग होंगे वो बहुत भड़काऊ रंग होंगे, चौंधिया देने वाले होंगे और आप स्थिर नहीं हो पाएंगे और किसी भी तरह का धीमापन नहीं होगा। तो यह चीज़ अब हर जगह दिखलाई पड़ रही है। तो अगर आप इवन काशी में आप जब जाइए सुझाव, हाँ काशी में आप देखिए प्रधानमंत्री ने कैसे जो लेजर शो हो रहा है, साबरमती आश्रम को भी वैसे ही बदलने की कोशिश की जा रही है, डीजे चल रहा है। और डीजे चल रहा है। तो ये जो आपने ढिंचिक शब्द ठीक इस्तेमाल किया, शायद किस के लिए हमको ढिंचिक ही इस्तेमाल करना चाहिए हिंदी में, कि ये ढिंचिक सौंदर्य शास्त्र है। मैं बहुत दिनों से मतलब मैं बार बार एक ही चीज़ मेरे समझ में आती है कि इतनी जगहों पे जो इन्होंने बदला कि 70 सालों से कुछ नहीं हुआ, हमने ये बदल दिया। अब बेसिकली उसमें जो मूल तत्व है वो ढिंचक ही रहता है कि हर चीज़ को म्यूज़िक बहुत लाउड चला दो, लाइट शो कर दो, ये कर दो। और जलियांवाला बाग मेरे लिए बहुत दुखद था, मतलब व्यक्तिगत रूप से ऐसा दुखद था कि मैं उसको देख के ऐसी जगहों पर जाकर जहाँ पर आप जाके 2 मिनट शांति से बैठ के लोगों को याद कर सके, या कम से कम वहाँ पे इतनी बेसिक एटिकेट्स होनी चाहिए थे कि लोग बोलेंगे नहीं, यहाँ पर चुप रहना है आके। उस जगह पर भी जाकर लोग पिकनिक मना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, म्यूजिक लाउड। तो वह इसलिए किया जाता है कि आपको इतना फूहड़ बना दिया जाए और आपको इतना सतही बना दिया जाए कि हिंसा संभव हो, हिंसा को आप स्वीकार करें। तो इस फूहड़पन का, इस सतहीपन का, इस छिछलेपन का, इस सौंदर्य शास्त्र से, इसलिए अगर आप पुराने नेहरू स्मृति संग्रहालय जाना चाहें तो उस स्थापत्य कला को देखने जाइए जो फैसिज्म की स्थापत्य कला है, और वो वहाँ आपको दिखलाई पड़ेगी। तो हमसे बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अपूर्वानंद, अर्शी, मेघनाथ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।